अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने जो है वो पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक होते क्या हैं, लोकल एनेस्थेटिक का मैकेनिज्म क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक को हम किस तरह से जर्नल एनेस्थेटिक से और एनाल्जेसिक से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल किस तरह से कंडक्ट हो रहा होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को देखा था और न्यूरॉन के बारे में भी डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने, अगर हम न्यूरॉन के बारे में फिर से थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करें तो हमने बात की थी कि न्यूरॉन जो है वो एक ऐसा सेल होता है जो कि एक्साइट हो सकता है और कंडक्ट कर सकता है बेसिकली इम्पल्सिस को। और न्यूरॉन के 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें हमने बात की थी। पहला जो है वो उसके डेंड्राइड्स होते हैं जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहलाते हैं, जो कि रिसीवर्स के तौर पर काम करते हैं। डेंड्राइड्स के बाद हमारे पास उनकी सेल बॉडी या सोमा होता है जिसमें उनका न्यूक्लियस होता है। और फिर हमने बात की थी जहाँ से वो पोर्शन जहाँ से हमारे पास एक्सॉन जो है वो इमर्ज हो रहा होता है उसे हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। और जो लेंथ ऑफ द न्यूरॉन होती है बेसिकली वो एक्सॉन होता है बेसिकली, जहाँ से इम्पल्स जो है वो प्रोपेगेट करती है बेसिकली। और एक्सॉन जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम न्यूरॉन को क्लासीफाई कर सकते हैं, ईदर इट इज़ अ माइलिनेटेड न्यूरॉन और ईदर इट इज़ अ अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। सही है। और फिर एट द एंड ऑफ द एक्सॉन या वहाँ पर जो है वो कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं जो कि हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल कहलाते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल्स के अंदर स्टोर होते हैं। और ये एक्सॉन जो एक न्यूरॉन होता है बेसिकली, जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जहाँ पे जो है वो गैदर हो रहे होते हैं और एक जो है वो गैंग्लियन बना रहे होते हैं। सही है। जिसमें साइनेप्सिस होती है। साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। एक हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है और एक हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है। सही है। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके थे। वहाँ पर हमने इस बात को देखा था कि हमारे पास कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी माइलिनेशन होती है। और माइलिनेशन क्यों होती है? क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलॉन्ग विद द न्यूरॉन हमारे पास कुछ ग्लायल सेल्स होते हैं जिसे हम न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं, जो हमारे पास जो एक्सॉन होता है उसकी मेम्ब्रेन को, उन सेल्स की मेम्ब्रेन जो है सराउंड कर रही होती है और वो कुछ केमिकल सिक्रीट करके हमारे पास एक फैटी लेयर को डिपॉजिट कर देती है, उस एक्सॉन के अराउंड वार्प कर देती है, जिसे हम जो है वो माइलिन शीथ कहते हैं। ये हमने बात कर ली थी। माइलिन शीथ का काम क्या होता है कि वो इंसुलेटिंग का काम कर रही होती है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रही होती है और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को इंक्रीज कर देती है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास 2 न्यूरॉन्स हैं, एक माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और एक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन की जो कंडक्शन वेलोसिटी होगी या वो रेट जिस पे वो नर्व इम्पल्स को अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन ट्रांसमिट करें वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। सही है। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पूरे न्यूरॉन के ऊपर जो वो माइलिनेशन हो। कुछ पार्ट्स होते हैं एक्सॉन के जहाँ पे माइलिनेशन नहीं हो पाती, जो माइलिनेट नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर की हमने बात की थी कि जैसे अब हमारे पास भी एक एक्सॉन है, इसका ये वाला पार्ट जो है वो माइलिनेटेड हुआ है और ये वाला पार्ट माइलिनेटेड हुआ है और इन दोनों के दरमियान गैप है, ये अनमाइलिनेटेड है। अब क्या होगा, अब जब नर्व इम्पल्स जो है वो माइलिनेटेड वाले से आएगी तो वो इजीली जो है वो यहाँ से पास हो जाएगी क्योंकि ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। और जहाँ पर माइलिनेशन होगी ऑलरेडी वो स्पीड ऑफ इम्पल्स को, ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देगा। लेकिन जब वो इस वाले पार्ट पे आएगी जो यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर कहला रहा है, जहाँ पे जो है वो माइलिनेशन नहीं हुई हुई, तो माइलिनेशन ना होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो इम्पल्स होगी बेसिकली वो यहाँ से स्किप करके जो है वो दूसरे जो है वो पार्ट की तरफ जो है मूव कर जाएगी। यानी कि यहाँ पे स्किपिंग ऑफ इम्पल्स हो जाएगी और जंपिंग ऑफ इम्पल्स हो जाएगी। सही है। तो इसी वजह से माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जो है वो क्या कहते हैं, जो कंडक्शन वेलोसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा होती है। अगर हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स को देखें तो उस पर कोई माइलिनेशन नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर ये सेल बॉडी यहाँ से इम्पल्स आई तो पहले एक पार्ट को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास स्टिमुलेट करेगी, वहाँ पर जो है वो सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होंगे, सोडियम इनसाइड मूव करेगा। फिर जब यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे तो दूसरे वाले पार्ट पे सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो
इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती चली जाएगी और जो है वो प्रोपेगेट होती जाएगी। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू दिस प्रोसेस, इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा हमारे पास उनकी कंडक्शन वेलोसिटी थी एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे आके और जब हमारे पास इम्पल्स जो है वो एंड ऑफ द एक्सॉन की तरफ पहुँचती है तो वहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल्स हैं जिसपे हमारे पास जो है वो न्यूरो जो है वो स्टोर होते हैं। और ये न्यूरो क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं, विद इन द ब्रेन फॉर्म होते हैं। और न्यूरो का मतलब ब्रेन और ट्रांसमीटर का मतलब किसी चीज़ को ट्रांसमिट करवाने में मदद करेंगे, केमिकल्स होते हैं। और इन्हीं केमिकल्स के अकॉर्डिंगली हमारे पास न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं कि ऐसे न्यूरॉन्स जो कि हमारे पास सेरोटोनिन के ऊपर कंसिस्ट करें और सेरोटोनिन रिलीज करें, वो सेरोटोजेनिक एक न्यूरॉन्स होते हैं। और एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं। और इनकी फिर जो है वो जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से सिंथेसाइज हो रहा होगा वो इन वेजिकल्स में स्टोर होगा। और जब इम्पल्स यहाँ पहुँचेगी तो ये वेजिकल्स कंटेनिंग न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इनकी मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक स्पेस होती है बिटवीन द साइनेप्सिस, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो स्पेस होती है जहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे बाइंड करता है और इम्पल्स को फिर या सिग्नल को जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट कर देता है। ये यहाँ पे आके हमने जो है वो फिजियोलॉजी को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिस तरह से मैंने बात की थी, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड, रिफ्रैक्टिवनेस, कंडक्टेंस वेलोसिटी, नोडल कंडक्शन एंड द सोडियम चैनल्स, इन सब को हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम मूव करें रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर, तो हमने बात की थी कि हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब ये है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल जिसपे न्यूरॉन रेस्ट पे है, कि न्यूरॉन जो है वो अभी हमारे पास कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करेगा, कोई भी इम्पल्स को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जनरेट नहीं करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करेगा, वो रेस्ट पे। और जब हमारे पास न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, मतलब जो उसका पोटेंशियल होता है बेसिकली, वो जो है वो कितने पे होता है, -70 टू -90 मिली वोल्ट पे जो है वो लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये न्यूरॉन है, सही है, इस न्यूरॉन पे रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब कि अभी इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आई है। और जब एक न्यूरॉन रेस्ट पे होता है तो उसके इनसाइड जो है वो पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है और आउटसाइड द सेल जो है पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। और जब एक न्यूरॉन या नर्व सेल हमारे पास जो है वो रेस्ट पे होता है तो बाहर जो है वो सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं और अंदर जो है वो पोटेशियम आयंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास सोडियम भी पॉजिटिव है, पोटेशियम भी पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अंदर सोडियम पॉजिटिव होने बाहर सोडियम पॉजिटिव होने की वजह से बाहर का चार्ज पॉजिटिव है, चलेंगे ये तो हमने मान लिया, लेकिन अंदर पोटेशियम भी पॉजिटिव है, बट अंदर का चार्ज पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि पोटेशियम के साथ साथ यहाँ पे कुछ एनायनिक चार्जेस भी होते हैं और इन एनायनिक चार्जेस की वजह से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो नेगेटिव पे जो है वो इनसाइड जो है वो सेट होता है, सही है। अच्छा जी, तो जब न्यूरॉन जो है वो रेस्ट के ऊपर है तो वहाँ पर जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो कितना होगा वोल्टेज का, -70 से -90 मिली वोल्ट, सही है। सच दैट मैंने कि इनसाइड और आउटसाइड का डिफरेंस कितना होगा, तो बेसिकली -90 टू -70 मिली वोल्ट। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस इन आइंस आ रहा है कि ये जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ तो इनसाइड जो है वो पॉजिटिविटी ज़्यादा है, इनसाइड सॉरी आउटसाइड पॉजिटिविटी ज़्यादा है और इनसाइड जो है वो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आइंस हैं उनकी वजह से जो है वो ऐसा हो रहा है कि बाहर हमारे पास सोडियम आयन ज़्यादा है तो वहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है, और भी आयन्स होते हैं, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, लेकिन हमारे पास जो है वो सोडियम आयन जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से बाहर का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है और अंदर जो है वो पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, लेकिन साइड बाय साइड एनायनिक चार्जेस भी होते हैं जो कि हमारे पास अंदर नेगेटिविटी जो है वो शो कर रहे होते हैं। और ये जो डिफरेंस आ रहा है -70 और -90 मिली वोल्ट का, ये हमारे पास इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान आ रहा है ड्यू टू द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस। और इस स्टेट एक स्टेट पे जब हमारे पास जो है वो, और ये स्टेट जिस पे हमारे पास न्यूरॉन रेस्ट पे है और उसका इलेक्ट्रिकल या वोल्टेज जो है न्यूरॉन मेम्ब्रेन का वो -70 टू मिली वोल्ट पे सेट हुआ है और वो कोई इम्पल्स को कंडक्ट और ट्रांसमिट नहीं कर रहा, तो ऐसे न्यूरॉन को, ऐसी स्टेट को हम रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द न्यूरोनल सेल कहते हैं, सही है। अच्छा,
अब क्योंकि हमारे पास न्यूरॉन जो है वो रेस्ट पे, और हमने बात की थी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए, एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट होने के लिए हमारे पास जो चीज़ चाहिए होती है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ आइंस की वजह से जो है वो, या चार्ज पार्टिकल्स की वजह से हमारे पास एक न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होता है और एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करता है। तो जब हमारे पास आइंस की मूवमेंट चाहिए तो आइंस की मूवमेंट के लिए उनको मूव करवाने वाला भी चाहिए होगा, और मूव करवाने वाला चाहिए तो मूव करवाने वाले के लिए कौन है यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोप्रोटीन चैनल्स होते हैं, और वो चैनल्स जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो है मूवमेंट ऑफ आइन की वजह से होता है, और जब हमारे पास आइंस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव करते हैं तो एक करंट जनरेट होता है, एक वोल्ट, उसको फिर हम वोल्टेज की टर्म में जो है वो ले सकते हैं। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ आइंस के लिए जो है वो कुछ चैनल्स होंगे, और वो चैनल्स जो होंगे वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे, मतलब वो वोल्टेज के अंदर सेंस चेंज को सेंस करके हमारे पास ओपन होंगे, और जिस टाइप का चैनल होगा, जिस आइन को वो अलाउ करेगा, वो उसी आइन को जो है वो अलाउ करेगा कि वो मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर जो है वो आ सके। अच्छा, अब रेस्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है उस पर डिफरेंट टाइप के चैनल्स होते हैं। एक हमारे पास फास्ट गेटेड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स होते हैं, लीकी चैनल्स होते हैं, और हर पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्या कहते हैं हमारे पास मेम्ब्रेन के ऊपर अकॉर्डिंगली टू दैट स्पेसिफिक पार्ट जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास चैनल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो नहीं होते। जैसे हम हार्ट को डिस्कस करें तो हार्ट पे हमारे पास कौन से प्रीडोमिनेंट चैनल होते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल्स होते हैं। यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम चैनल्स नहीं होते, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम चैनल्स जो है वो ज्यादा होते हैं। खैर वो बात तो अलग है, लेकिन अगर हम बात करें तो अगर हम एक न्यूरॉन को देखें, अगर वो अपनी रेस्टिंग कंडीशन पे, रेस्टिंग पोटेंशियल पे, तो वहां पर सोडियम चैनल जो है वो कंप्लीटली क्लोज होते हैं। लेकिन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो है वो न्यूरॉन को एक खास थ्रेशोल्ड, एक खास वैल्यू पे जो है वो जाना होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल की या वोल्टेज की, जहां पर वो अपने अंदर चेंज प्रोड्यूस कर सके और इम्पल्स को जनरेट कर सके और फायर कर सके। तो उस मेम्ब्रेन को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रेस्टिंग पोटेंशियल से एक खास वैल्यू पे जो है वो जाना होता है। अब वो कौन करवाता है, वो हमारे पास लीकी चैनल्स करवाते हैं। होता क्या है बेसिकली, हमारे पास सारे के सारे चैनल्स जो है वो क्लोज स्टेट में नहीं होते, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो कि ओपन स्टेट में रहते हैं रेस्ट पे भी, जिसमें हमारे पास एक जो है वो क्या होता है बेसिकली, एक हमारे पास जो है पोटेशियम चैनल्स होते हैं। वो पोटेशियम चैनल्स जो है, कुछ पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन स्टेट में रहते हैं रेस्ट पे भी, और वहां से हमारे पास सेल से जो है पोटेशियम को लीक कर रहे होते हैं आउटसाइड द सेल, सही है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, अंदर से जो है वो कोई चीज लॉस हो रही है। जब अंदर से कोई चीज लॉस हो रही है तो अंदर का पोटेंशियल जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास -70 से जो है वो फिर किस तरफ जाता रहेगा, वैल्यूज की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कम होती चली जाएगी। मतलब -70 से वो -60 पे जाएगा, -60 पे -55 पे जाएगा, और जब वो -55 पे चले जाएगा तो वो एक ऐसी वैल्यू होगी जिसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। मतलब अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि अब हमारे पास जो न्यूरॉन है वो एक्साइट हो सकता है, वो जो है वो नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकता है और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, और उसको फायर भी कर सकता है। तो यहाँ पे आके हमने जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो है वो डिस्कस कर लिया, सही है। अब हमारे पास रेस्टिंग के बाद क्या होगा, रेस्टिंग के बाद भाई रेस्टिंग का पोटेंशियल आ गया। अब रेस्टिंग के बाद क्या होगा, अब जब मेम्ब्रेन जो है वो एक खास वैल्यू तक पहुंच गई कि वो अब एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट कर सकती है और एक्शन पोटेंशियल को जो है वो फायर कर सकती है, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल का फेज आएगा। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि मतलब हमारे पास जब कोई भी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल को जो है वो अपने अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सिग्नल को सेंड करे, ताकि वो हमारे पास दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर सके, उसे हम जो है वो एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूरॉन है, सही है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके डेंड्राइट्स हैं, इसका जो है वो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। वो सारा प्रोसेस जिसकी वजह से एक न्यूरॉन अपने सिग्नल को जो है वो अक्रॉस द लेंथ ऑफ हिज एक्सॉन जो है वो क्या कहते हैं सेंड करे अपने सिग्नल को डाउन द एक्सॉन, ताकि एक्सॉन टर्मिनल से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर लिख रहे हैं और वो इस न्यूरॉन के सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के सिग्नल पे जाके कम्युनिकेट कर दें, सेंड कर दें। तो ये पूरा प्रोसेस जिसकी वजह से सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो है वो जा रहा है, ट्रांसमिशन हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है वो उस वक्त जो मेम्ब्रेन का जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास पोटेंशियल होता है, वो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास
कन्वर्ट होके किस पे शिफ्ट हो जाता है, प्लस 40 मिली वोल्ट पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सही है, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है। अच्छा, जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो है वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या कहते हैं, एंड ऑफ द एक्सॉन तक पहुंच जाए, वो हम बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास पहला वाला न्यूरॉन कहलाएगा, ये प्री साइनेप्टिक एक न्यूरॉन कहलाएगा, और ये जो इसका टर्मिनल होगा ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कहलाएगा, जहाँ पे जो है वो एक्सॉन टर्मिनल जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास न्यूरॉन ट्रांसमीटर जो है वो स्टोर होते हैं। सही है। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस तरह से जनरेट हो रहा है, अब हम ये बात करेंगे। अब हमने पहले बात कर ली थी कि हमारे पास पहले मेम्ब्रेन रेस्ट पे थी। सही है, रेस्ट पे उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर -70 मिली वोल्ट था। सही है, या -90 मिली वोल्ट था, और उस वक्त हमारे पास बाहर जो है वो सोडियम ज़्यादा था और अंदर जो है वो पोटेशियम ज़्यादा था। सही है, बाहर क्या थी, बाहर पॉजिटिविटी थी और अंदर क्या थी, नेगेटिविटी थी। लेकिन हमने बात की रेस्ट पे, वो कोई जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकता। अब रेस्ट पे है वो, तो अब क्या होगा, अब इसको जो है वो एक खास वैल्यू पे जो है वो पहुंचना होगा, ताकि वो एक्शन पोटेंशियल को जो है वो जनरेट कर सके और सिग्नल को नीचे भेज सके दूसरे न्यूरॉन के पास। तो वो वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू -55 मिली वोल्ट थी। सही है, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कह रहे थे। और वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे पास रेस्टिंग पर भी कुछ ऐसे पोटेशियम के चैनल्स होते हैं जो कि ओपन रह जाते हैं, और पोटेशियम जो है वो स्लोली जो वो बाहर जाने लगता है, और मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है उसको -55 मिली वोल्ट तक लेके जाता है। अब जैसे ही मेम्ब्रेन का जो वोल्टेज है वो -55 मिली वोल्ट तक पहुंचता है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो एक्साइट हो जाती है, और अब उसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट और फायर कर सकती है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास जब मेम्ब्रेन कैपेबल हो जाती है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट और फायर कर सके, तो अब वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है। अब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हमने पहली बात की थी, सिग्नल को सेंड करने के लिए यहाँ पे जो सिग्नल सेंड हो रहा है वो हमारे पास मूवमेंट ऑफ आइंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब क्या होगा, अब जब वो इस वैल्यू पे पहुंच जाएगी, तो हमारे पास इस केस में जो सोडियम चैनल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और जब सोडियम चैनल्स ओपन होंगे तो सोडियम जो है वो आउटसाइड से जो है वो इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा। जब वो सोडियम आउटसाइड से इनसाइड मूव करना शुरू कर देगा, तो समथिंग इज एडेड इनटू द सेल, कोई चीज ऐड हो रही है। अब ऐड होने की वजह से जो माइनस है, माइनस का जो वोल्टेज जो माइनस में था, अब वो पॉजिटिव की स्केल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और वो जब तक सोडियम जो है वो ऐड होता रहेगा, जब तक हमारे पास इसका जो चार्ज है, या इसका जो बेसिकली हमारे पास वोल्टेज है वो +40 मिली वोल्ट तक जो है वो ना पहुंच जाए, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, पीक ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। सही है, अब सोडियम आता रहेगा और फिर हमारे पास मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो +40 मिली वोल्ट तक जो है वो पहुंच जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, इस पूरे स्टेज को जो है वो, जहाँ पर हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ये जो फेज है जिसमें सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, सोडियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, डीपोलराइजेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन थ्रू द ब्रीफ ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, और ये जो सोडियम चैनल्स ओपन हुए हैं और सोडियम आयन अंदर आए, यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए। सही है, तो यहाँ पे आके हमने एक्शन पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो वोल्टेज जो कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन को चाहिए, या उस लोकलाइज एरिया को चाहिए कि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है वो चेंज कर सके, और उसको एक ऐसी स्टेट पे लेके जा सके कि वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट कर सके, या एक्शन पोटेंशियल को जो है वो हमारे पास जनरेट कर सके, तो उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। सही है, कि पहले वो मेम्ब्रेन जो है -70 मिली वोल्ट पे थी, तो वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट नहीं कर सकती थी, तो उसको अपने अंदर एक चेंज जो है वो प्रोड्यूस करना था, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर चेंज प्रोड्यूस करना था, कि वो एक ऐसी स्टेट की तरफ पहुंच जाए कि अब वो जो है वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोपेगेट कर सके। तो वो वोल्टेज जो कि हमारे पास इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेंज करने के लिए चाहिए, ताकि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट हो सके, तो उसे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, और वो कितना होता है, -55 मिली वोल्ट होता है। सही है, और वो डिपेंड करता है स्टिमुलस की ड्यूरेशन के ऊपर, कि स्टिमुलस जो वो कितनी देर तक जो है वो रहता है। अगर जितना ज़्यादा हमारे पास जो है वो स्टिमुलस यहाँ पे जो है वो रहेगा, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस रहेगा, उतना जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो जाएगा। चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो जल्दी जो है वो एक्साइटेबिलिटी की तरफ जो है वो चली जाएगी। सही है, तो ये वाली बात हमने यहाँ पे कर ली। देन वी हैव द रिफ्रैक्टोरिनेस। रिफ्रैक्टोरिनेस का मतलब क्या होता है, कि जब हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो है वो बेसिकली जो है वो
कंडक्ट हो गया तो उसके बाद वापस से जो है वो दोबारा जिस पार्ट से एक्शन पोटेंशियल जो है वो कंडक्ट हो गया तो वापस से फौरन से एक एक्शन पोटेंशियल की कंडक्शन होने के बाद दोबारा वहाँ पे एक्साइटेशन ना हो, थोड़ा सा गैप आए, थोड़ी सी इनसेंसिटिविटी का जो है वो पीरियड आए, तो उसको हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्टोरिनेस। कि जैसे हमारे पास एक न्यूरॉन का पार्ट है, न्यूरॉन का पार्ट के बाद हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो ये एक पार्ट न्यूरॉन था जो पहले रेस्ट पे था, सही है, ये दूसरा पार्ट ऑफ न्यूरॉन है और ये तीसरा पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। अब क्या हुआ, इसने रेस्ट से अपने आप को किस में कन्वर्ट किया, डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट किया। डीपोलराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद इसने अपनी इम्पल्स को अपने एक्सॉन पे सेंड किया और एक्सॉन पे सेंड करने के बाद वो दूसरे पार्ट ऑफ सॉरी ये वाला पार्ट जो है वो डीपोलराइज हुआ। डीपोलराइज होने के बाद क्या किया, यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हुए और फिर इसने यहाँ से इम्पल्स को जो है वो दूसरे पार्ट पे जो है वो भेजा। अब ये तो डीपोलराइज हो गया, अब आगे वाला जो है वो जो रेस्ट पे था अब उसको डीपोलराइज होना होगा, सही है। इसी तरह से बिल्कुल ये प्रोसीजर आगे भी चल होगा। अब जब ये ऑलरेडी डीपोलराइज हुआ था पहले से ही, अब डीपोलराइजेशन के बाद इसको किस फेज में जाना पड़ेगा, रीपोलराइजेशन के फेज में जाना पड़ेगा। जब ये वाला पार्ट डीपोलराइज होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा, सही है। और जब ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहते हैं अपनी इम्पल्स को आगे भेजेगा तो ये वाला पार्ट डीपोलराइज होगा, सही है। अब जब ये वाला पार्ट डीपोलराइज हो जाएगा तो इसको वापस से क्या करना होगा, ये वाला पार्ट जो है वो रीपोलराइज हो जाएगा। मतलब इस तरह से जो है वो शिफ्टिंग हो रही होती है, सही है। लेकिन हमारे पास अब जैसे बीच वाला पार्ट जो है वो अभी हमारे पास किस स्टेट पे है, रीपोलराइजेशन की स्टेट पे, सही है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रेस्टिंग स्टेज पे, सही है। अब क्या होगा, अब हम ये चाहते हैं मतलब अब ये चाहते हैं कि जो एक पार्ट ऑलरेडी जो है वो स्टिमुलेट हुआ है वो वापस से स्टिमुलेशन के बाद इमीडिएटली फर्दर स्टिमुलेट ना हो, सही है। और फर्दर स्टिमुलेट ना हो और बर्डन ना आए हमारे पास न्यूरॉन के ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए ये वाला पार्ट जो है वो अपने आप को डिसेंसिटाइज करने का इनसेंसिटिविटी हो जाएगी कि फर्दर हमारे पास एक स्टिमुलेशन होने के बाद फर्दर जो है वो स्टिमुलेशन ना हो और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो वापस से वो पार्ट एक दफा जो स्टिमुलेट हो गया वो एकदम से फिर से स्टिमुलेट ना हो, एक सर्टेन इंसेंसिटिविटी की जो है वो कंडीशन आ जाए बेसिकली, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे, सही है। अच्छा, अब जो ये रिफ्रैक्टोरीनेस का पीरियड होता है बेसिकली वो जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास जो लेंथ होती है रिफ्रैक्टोरीनेस पीरियड की वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन के ऊपर और जो है वो हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कि किस तरह से रिफ्रैक्टोरीनेस का पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे ये एक लोकलाइज्ड एरिया है, अब यहाँ बार बार जो है वो स्टिमुलेशन आ जा रही है, बार बार जो है हम उसको स्टिमुलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ के जो न्यूरॉन्स के जो हमारे पास यहाँ के जो न्यूरॉन्स होंगे वो अपने आप को जो है वो जो ये हमारे पास स्टिमुलस आ रहा है जितनी फ्रीक्वेंसी का आ रहा है और जितना वो जो है वोल्टेज में चेंज प्रोड्यूस कर रहा है वो न्यूरॉन्स जो है वो अपने आप को इस स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली जो है वो सेट कर लेंगे। और अगर इसी सेम इंटेंसिटी का इसी सेम फ्रीक्वेंसी का हमारे पास स्टिमुलेट फिर से जो है वो वहाँ पर जो है वो एक्ट करेगा तो वहाँ के न्यूरॉन्स क्योंकि उसको उसके मुताबिक सेट कर चुके होंगे तो वो उससे जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सेंसिंग नहीं करेंगे और जो है वो अपने आप को जो है वो इनसेंसिटिव कर लेंगे, सही है। मतलब अब जैसे एक जगह पे मैं अगर बार बार जो है वो एक दफ़ा पे जो है वो मारूंगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास पहले तो मुझे पेन फील होगा, फिर दोबारा मारूंगा, तीसरी दफ़ा मारूंगा, चौथी दफ़ा मारूंगा, तो वहाँ के जो लोकलाइज एरिया पे जो न्यूरॉन होंगे वो क्या करेंगे, जितनी शिद्दत से मैं उसको जो है वो मारूंगा वो जो है वो उसके वोल्टेज को सेंस करके अपने आप को उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के वोल्टेज पे सेट कर लेंगे कि अगर वापस से दोबारा वो वोल्टेज उसी सेम इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलेशन अगर आती है तो वो उससे रिस्पॉन्स शो ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि वो इनसेंसिटिव हो जाए और जो है वो क्या कहते हैं रिफ्रैक्टोरिनेस पे अपने आप को जो है वो सेट कर लें, सही है। तो ये वाली बात है। और सेकंड वाली बात है कि बहुत सी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे पास क्या करती हैं, जैसे अगर हम लोकल एनेस्थेटिक की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट दो तरह से जो है वो काम करते हैं। एक तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो हमारे पास वो मेम्ब्रेन जो कि एक्साइटेबल पे होती हैं, जो कि एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट कर रही होती है, उनको डायरेक्टली जाके जो है वो इनहिबिट कर देती हैं सोडियम चैनल्स को जो है वो बंद करके, सही है। और एक तो वो क्या करती हैं, वो जो है वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को जो है वो एक जो है वो खास पोटेंशियल पे जो है वो सेट कर देती हैं, जिसे हम जो है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं, सही है। मतलब वो उसको जो है वो मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को जो है वो एक खास पोटेंशियल के ऊपर जो वो लेके आ जाती हैं कि अब वो जो मेम्ब्रेन है बेसिकली वो जो है वो इनसेंसिटिव हो जाए फर्दर स्टिमुलेशन से। तो ये वाली बात जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली।
कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर हम एक जगह के ऊपर बार बार जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी का स्टिमुलेशन जो है वो देते रहें तो हमारे पास वो जो लोकलाइज एरिया होगा वो अपने आप को जो है वो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के जो है वो वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेगा और अपने आप को जो है वो इनसेंसिटिव बना लेगा कि अगर वापस से उसी सेम इंटेंसिटी का मैं स्टिमुलेशन यहाँ पे दूंगा तो अब वो उससे रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने आप को सेट कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मैं जो है वो स्टिमुलस दूं जो कि हमारे पास जो है वो सेटेड पोटेंशियल से ज़्यादा हो, मतलब फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैंने जो है वो एक ऐसा स्टिमुलर दिया है, पिन चुबाई, तो पिन ने क्या किया, पिन ने सिर्फ माइनर सा चेंज जो है वो प्रोड्यूस किया मेम्ब्रेन के पोटेंशियल के ऊपर। फिर दोबारा मैंने पिन चुबाई तो दोबारा जो है वो मेम्ब्रेन ने वही पोटेंशियल दिया, तो तीसरी दफ़ा पिन चुबाई तो वही पोटेंशियल दिया। अब मेम्ब्रेन क्या करेगी, अब यूज टू हो जाएगी, वे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस जो है वो सेम है। लेकिन अगर मैं उस साइड पे जिस साइड पे मैंने पिन चुबाई अगर मैं वहाँ पर कोई जो है वो ब्लेड वगैरह से काटूं या तो मैं जो है वो क्या कहते हैं कोई हैमर वगैरह मारूं तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जो है वो अब फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन जो है वो चेंज हो गई। तो अब क्या होगा, अब मेम्ब्रेन तो पिन के ऊपर सेट हुई हुई थी, अब मैंने क्या किया, मैंने पिन से कोई बड़ा जो है वो टूल इस्तेमाल कर लिया, तो अब क्या हुआ, अब पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। सही है, मेम्ब्रेन की जो सेंसिटिविटी थी अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस जो है वो चेंज हो गई। तो ये वाली बात मैं ये कह रहा था। और मेमोरी अपने आप को रिफ्रैक्टोरिनेस पे तब लेके जाती है जब हमारे पास जो है वो हम उसको बहुत देर तक स्टिमुलेट करते हैं या फिर स्टिमुलेशन जो है वो इंटेंस होती है। सही है, तो ये वाली बात है कि अगर मैं किसी एक एरिया को बार बार जो है वो स्टिमुलेट करता रहूँगा तो वो चीज़ जो है उसकी यूज टू हो जाएगी। तो ये वाली बात जो है वो हमारे पास यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। सही है, अच्छा फिर हमारे पास आती है कंडक्शन वेलोसिटी। कंडक्शन वेलोसिटी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि वो वेलोसिटी जिससे इम्पल्स जो है वो कंडक्ट होती है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, उसे हम कंडक्शन वेलोसिटी कहते हैं। कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो डायमीटर ऑफ फाइबर के ऊपर कंसिस्ट करती है और माइलिनेशन और अनमाइलिनेशन के ऊपर कंसिस्ट करती है। जैसे कि ये हमारे पास न्यूरॉन है वो जो है वो माइलिनेटेड है। सही है, अब माइलिनेटेड न्यूरॉन की कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, और जितना ज़्यादा हमारे पास डायमीटर ऑफ फाइबर होता चला जाएगा उतनी इसकी जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंडक्शन वेलोसिटी कम होती है और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका डायमीटर ऑफ फाइबर जो है वो बढ़ जाता है। जब डायमीटर बढ़ेगा तो हमारे पास वेलोसिटी जिसके ज़रिए नर्व इम्पल्स जो है वो कंडक्ट हो रही है वो भी बढ़ जाएगी। सही है, फिर हमारे पास आता है नोडल कंडक्शन। नोडल कंडक्शन जो है वो बेसिकली क्या होता है, नोडल कंडक्शन जो है वो कि एक नोड से दूसरी नोड पे जो है वो कंडक्शन हो रही है, और ये जो नोडल कंडक्शन होती है बेसिकली ये भी हमारे पास जो है वो डायमीटर ऑफ नर्व के ऊपर डिपेंड करती है। हमने बात की कि अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ नर्व जो है वो बढ़ेगा, सही है, कि नर्व का डायमीटर जो है बढ़ रहा है कि वो जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। सही है, फैली हुई है बहुत ज़्यादा। अब जब वो एरिया ज़्यादा कवर कर रही है तो एरिया जो है वो बेसिकली हमें पता है कि जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो हमारे पास रेजिस्टेंट के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा वो एरिया कवर कर रही होगी, और जितना ज़्यादा वो एरिया कवर कर रही होगी उतनी जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। अब जितनी कम रेजिस्टेंट होगी उतनी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कब लगेगी इम्पल्स के ऊपर, तो इम्पल्स जल्दी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ट्रांसमिट होगी। सही है, अच्छा ये हमारे पास किसकी बात हो गई, ये हमारे पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात हो गई। अब वो न्यूरॉन्स जो कि हमारे पास अनमाइलिनेटेड फॉर्म में है, जो नॉन इंसुलेटेड फॉर्म में है, जिनके अंदर माइलिन स्लीव नहीं है, तो उनकी जो इम्पल्स कंडक्शन होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उनका डायमीटर जो है वो कम होगा, उनका जो है वो एरिया भी जो है वो बेसिकली हमारे पास कम होगा। कुछ न्यूरॉन्स का एरिया कम हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ये ऐसा हो। सही है, डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होने की वजह से उनकी रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली हमारे पास बढ़ जाएगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में रेजिस्टेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से जो कंडक्शन वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, और हमारे पास क्या होगा, इम्पल्स की कंडक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। मतलब हमने बात की तीन चीज़ें जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी और नोडल कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक हमारे पास न्यूरॉन का डायमीटर, न्यूरॉन की माइलिनेशन के वो माइलिनेटेड है अनमाइलिनेटेड है, और थर्ड जो है वो लेंथ हो सकती है। सही है, और एरिया की बात करें हम, डायमीटर जितना जो है वो ज़्यादा होगा उतनी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही है, माइलिनेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जितना न्यूरॉन नॉन इंसुलेट होगा उतनी उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेंथ ऑफ न्यूरॉन की बात करें, जितनी बड़ा न्यूरॉन होगा उतना उसको टाइम लगेगा नर्व इम्पल्स को जो है वो ट्रांसमिट होने के लिए, तो हमारे पास जो कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो स्लो होगी।
सही है। और एरिया की बात करें, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, और जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी और नोडल कंडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आके हमने इन सारी डेफिनेशंस को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे सोडियम चैनल्स की। हमने बात की थी किसी भी मेम्ब्रेन को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए अपने अंदर जो है वो चेंज प्रोड्यूस करना होता है, और वो चेंज जो आ रहा होता है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट होता है मूवमेंट ऑफ आइंस के ऊपर। हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो मूवमेंट ऑफ आइंस जो होती है, मूवमेंट ऑफ आइंस जो होती है बेसिकली वो हमारे पास डिपेंड करती है चैनल्स के ऊपर। और वो चैनल्स क्या होते हैं, वो जो है वो वोल्टेज गेटेड सोडियम वोल्टेज गेटेड जो है वो चैनल्स होते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है उस पे जो है वो क्या कहते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रही है वो डिपेंड कर रहा है मूवमेंट ऑफ आइंस के ऊपर। और वो जो मूवमेंट ऑफ आइंस हो रही है वो हमारे पास चैनल्स की वजह से हो रही है। और ये चैनल्स क्या है, ये चैनल्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोप्रोटीन्स है, और ये चैनल्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और डिफरेंट टाइप की आइंस को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास उनकी जो है वो ट्रांसपोर्ट को जो है वो अलाउ कर रहे होते हैं, या उनकी पैसेज को अलाउ कर रहे होते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल और आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। दोनों तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक इनसाइड ही मूव हो, आउटसाइड भी मूव कर सकता है। अच्छा, जिसमें से एक चैनल कौन सा है, सोडियम चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं जो कि हमारे पास डिस्क्रीट है, और वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ग्लाइकोप्रोटीन है, और उनकी परमिएबिलिटी जो है वो सोडियम से ज़्यादा है, और वही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए स्केलेटल मसल्स में, नर्व में और कार्डियक टिश्यूज में। सही, यही वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास चैनल है जो कि एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्केलेटल मसल्स में, नर्व में और कार्डियक टिश्यू में, वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है। और नाम से ही जाहिर हो रहा है कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। जब कोई भी वोल्टेज के अंदर चेंज प्रोड्यूस होगा तो ये चैनल ओपन होंगे और सोडियम आयन को इनसाइड द सेल मूव करेंगे और एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन को फेवर करवाएंगे। सही है। और हर चैनल अपने आयन के लिए स्पेसिफिक होता है। जो चैनल सोडियम आयन को कंडक्ट करवा रहे हैं वो पोटेशियम को कंडक्ट नहीं करवा सकता, वो अपने लिए स्पेसिफिक है। सही, ये वाली बात हमने कर ली। अच्छा, अब ये जो हमारे पास सोडियम चैनल्स है, इनका हमारे पास जो है वो किसने पता लगाया था, दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, मेहर और जो है वो स्कीमैन। ये दो साइंटिस्ट हैं जिनको जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है वो बेसिकली ऐसी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास मेडिसिन को जो है वो ऐसे जो है वो टॉक्सिन्स को उन्होंने जो है वो डिस्कवर किया था जो कि हमारे पास जो है वो सोडियम चैनल्स के ऊपर जो है वो काम करे थे, और सोडियम चैनल्स को जो है वो इनहिबिट करवाए थे। जिसमें से दो टॉक्सिन कौन से थे, एक हमारे पास सेक्सी टॉक्सिन है और एक हमारे पास क्या है वो टेरेडोटॉक्सिन है। ये दोनों टॉक्सिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये दोनों टॉक्सिन्स की जो स्पेसिफिसिटी है वो आयन चैनल से जो है वो ज़्यादा है। तो इन्होंने इन दोनों टॉक्सिन्स की जो है वो सोडियम चैनल्स के ऊपर जो है वो बाइंडिंग बताई थी कि किस तरह से ये बाइंड करते हैं और किस तरह से अपनी न्यूरोटॉक्सिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया था। अब जो टेरेडोटॉक्सिन्स हैं और जो सेक्सी टॉक्सिन्स हैं, ये दोनों जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास आउटसाइड द जो है वो चैनल के ऊपर जो है वो बाइंड करते हैं। सही है। अच्छा, इनकी इस डिस्कवरी की वजह से जो है वो ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट मेडिसिन थी, जो डिफरेंट ड्रग्स थी जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी पता नहीं था, उनका जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पता चल गया था कि वो किस तरह से काम कर रही है और किन आयन चैनल्स पे जो है वो बाइंड कर रही है। तो इन्होंने ये डिस्कवरी करके जो है वो सॉरी जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो क्लू दी कि हम जो है वो फिर डिफरेंट मैकेनिज्म और डिफरेंट जो है वो क्या कहते हैं ड्रग्स के एक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और जो है उनको कंफर्म कर सकते हैं। सही, वही वाली बात है कि अगर इन सोडियम चैनल्स की जो है वो, और उन्होंने ये बात भी बात की थी कि हमारे पास जब ये चैनल्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं तो नर्व कंडक्शन जो है वो होती है, और जब नर्व कंडक्शन होती है तो नर्व कंडक्शन की वजह से ही जो है वो इम्पल्स की जो है वो प्रोपेगेशन भी होती है, और पेन की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सेंसेशन भी। तो उन्होंने ये वाली बात की कि सोडियम चैनल्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पेन को जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास प्रोपेगेट करवाने के लिए, और नर्व कंडक्शन को जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाने के लिए। और उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने इन दो टॉक्सिन्स के ऊपर काम करके बताया कि ये दो टॉक्सिन्स किस तरह से काम करते हैं। तो जब उन्होंने इन दो टॉक्सिन्स को यूज़ किया तो उन्हें पता चला कि ये टॉक्सिन्स जाके जो है वो सोडियम चैनल्स को जो है वो इनहिबिट करवा रहे हैं ब्रेन के अंदर, और न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इनके इसी काम की वजह से हमारे पास फिर हमें क्लूज मिली जो उस वक्त की मेडिसिन थी जिनका मैकेनिज्म एक्शन पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि ये किसी आयन को जाके जो है वो मसला करती है। तो उनके मैकेनिज्म्स को फिर हमने जो है वो मालूम करना शुरू किया। तो यहाँ तक आके जो है वो ये हमने सारी डेफिनेशंस को जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो है वो समरी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले मेम्ब्रेन जो है वो अपनी रेस्टिंग पे होती है। रेस्टिंग पे क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो है वो
सॉरी, रेस्टिंग पे हमारे पास जो है वो उस पर जो है वो कोई पोटेंशियल वो कोई जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकती, उसको पहले एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आना होता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू पे आने के बाद उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो सोडियम से बढ़ जाती है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं और जैसे जैसे सोडियम इनसाइड द सेल आना शुरू हो जाता है तो हमारे पास मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ता चला जाता है और जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अपनी पीक पे पहुंच जाता है +30 मिली वोल्ट या +40 मिली वोल्ट के ऊपर, तो वो फर्दर अब जो पॉजिटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपनी पीक पे पहुंच जाती है, तो सोडियम चैनल की परमिएबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है और सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, मेम्ब्रेन को अपने आप को वापस से रिपोलराइज करना होता है, अपने पोटेंशियल को वापस से नेगेटिविटी को मेंटेन करना होता है, तो वो रिपोलराइजेशन के फेज की तरफ जाती है। तो उस वक्त क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम बाहर जाता है और जब पोटेशियम बाहर जाता है तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, वापस से नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो वो रिपोलराइज हो जाती है। रिपोलराइजेशन होने के बाद हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो पोटेशियम चैनल जो है वो देर तक खुले रहते हैं, वो बंद नहीं होते। जब वो बंद नहीं होते तो हमारे पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम जब वो बाहर चला जाता है तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो है वो फर्दर नेगेटिव हो जाता है। तो उसको वापस से बैलेंस करने के लिए हमारे पास फिर सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम करता है, जो कि हमारे पास 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वापस से जो है वो रेस्ट की तरफ जो है वो मेंटेन हो जाता है, ताकि वो फिर से जो है वो अपने एक्शन पोटेंशियल को जो है वो कंडक्ट कर सके और रिसीव कर सके। सही है, तो यही वाली बात हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हम बात करें तो एक न्यूरॉन है, उसमें सबसे पहले जो है वो अब किस तरह से हमारे पास जो एक्सॉन के पार्ट्स हैं उसमें जो है वो क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स जो है वो बेसिकली उस एक्सॉन से पास हो रही है। अब जैसे ये हमारे पास जो है वो अगर हम कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक्सॉन है, सही है, और बाकी में एक्सॉन ही, एक्सॉन का हमने एक सेक्शन ले लिया। अब हम वहाँ से देखने चेक कर रहे हैं और ये देखिए आपके पास अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है, और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या होता है, मैंने पहली बात बताई कि इम्पल्स जो है वो एक पार्ट के अंदर चेंज प्रोड्यूस करेगी और एक पार्ट में चेंज प्रोड्यूस होने के दूसरे पार्ट में चेंज आएगा, सही, दूसरे पार्ट में चेंज आने के तीसरे में आएगा। तो इस तरह से जो है वो इम्पल्स जो है वो स्लोली जो है वो ट्रांसमिट होती है, तेज ट्रांसमिट नहीं होती अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में, तो उनकी कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो कम होती है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही हमारे पास सोमा ने जो है वो रिस्पॉन्स को जो है वो लिया, सही है, रिस्पॉन्स किया सिग्नल के जरिए और सोमा के एंड पे सिग्नल जो है वो आ गया। अब सोमा के एंड पे जब सिग्नल आया तो हमारे पास जो एक्सॉन का जो पहला पोर्शन है वो क्या हुआ, वो जो है वो डीपोलराइज हुआ। जब एक्सॉन का पहला पोर्शन डीपोलराइज हुआ तो अब डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है कि अंदर जो है वो पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, सही है। अब क्या होगा, अब जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है वो सोमा से कहाँ जाती है, एक्सॉन टर्मिनल पे जाती है। अब क्या होगा, अब जब ये हमारे पास डीपोलराइज हुआ तो मैंने पहली बात की कि जब ये वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ तो डीपोलराइजेशन की वजह से ये अपनी जो चेंज को जो है वो फिर दूसरे वाले पार्ट पे शिफ्ट करेगा, सही है। अब जब ये पॉजिटिव हुआ तो इसने अपनी पॉजिटिविटी को कहाँ शिफ्ट किया, दूसरे वाले पार्ट पर शिफ्ट किया। अब जब दूसरा वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ तो पहले वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, पहले वाले पार्ट को जो है वो रिपोलराइजेशन होना पड़ेगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन के बाद क्या होती है, रिपोलराइजेशन होती है, सही है। द डीपोलराइजेशन स्प्रेड डाउन द एक्सॉन। अब क्या होगा, ये जो पहला पार्ट डीपोलराइज हुआ है वो एक्सॉन की लेंथ पे जो है वो क्या करेगा, वो जो है वो स्प्रेड करेगा, सही है, कि पहले पार्ट पे डीपोलराइजेशन हुई फिर दूसरे पार्ट पे डीपोलराइजेशन हो गई। अब जब न्यूरॉन पहले वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ तो डीपोलराइजेशन के बाद कौन सा फेज आता है, रिपोलराइजेशन आता है, सही है। अब क्या होगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन डीपोलराइजेस। जब दूसरा पार्ट डीपोलराइज हो रहा होगा तो पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिपोलराइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होंगे वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये वाली बात है। अब क्या होगा, अब जब दूसरा पार्ट डीपोलराइज हुआ तो दूसरे वाले पार्ट ने तीसरे वाले पार्ट को डीपोलराइज किया, जो कि ऑलरेडी पहले रेस्ट पे था, सही है। अब जब तीसरा वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ तो दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रिपोलराइज हो जाएगा, और जो पहला वाला पार्ट जो रिपोलराइज हो गया था अब वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, रेस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है वो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होती चली जाती है, ये हमारे पास अक्रॉस द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, सही है, कि पहले पार्ट ने अपने आप को डीपोलराइज किया और इस डीपोलराइजेशन की वजह से उसने अपनी डीपोलराइजेशन को दूसरे वाले पार्ट पे शिफ्ट कर दिया। अब जब उसने दूसरे वाले पार्ट पे शिफ्ट किया तो वो खुद किस में चला गया, खुद रिपोलराइजेशन की स्टेट में चला गया, सही है। अब दूसरा वाला पार्ट डीपोलराइज था, सही है। तो अब क्या हुआ, दूसरे वाले पार्ट ने किसको अपनी इम्पल्स को जो है वो अपने चेंज को जो है वो ट्रांसमिट करना था, वो जो है वो तीसरे वाले पार्ट को ट्रांसमिट करना था। तीसरा वाला पार्ट क्या था, रेस्ट पे था, सही है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास जब तीसरा वाला पार्ट डीपोलराइज हो गया तो दूसरे वाले पार्ट को
क्या दूसरा वाला पार्ट किस में चला गया, रिपोलराइजेशन में चला गया। और जो पहला वाला पार्ट रिपोलराइजेशन में था वो किस पे चला गया, वो जो है वो रेस्ट पे चला गया। सही है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि पहले हमारे पास मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है, फिर वो डीपोलराइज होती है, फिर वो रिपोलराइज हो जाती है और वापस से जो है वो रेस्ट पे चली जाती है। तो यही वाला काम सारा यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ बात बताने की ये कि जो हमारे पास अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है वो स्लोली होती है, क्योंकि वहाँ पर जो इम्पल्स होती है वो जो है वो हर एक पार्ट को जो है वो स्टिमुलेट करती हुई जाती है, हर एक पार्ट में चेंज प्रोड्यूस करती है। और जो है वो यहाँ पे क्या होता है, जो है वो एक जगह पे चेंज आने की वजह से दूसरी जगह पे चेंज आता है, दूसरी जगह पे चेंज आने की वजह से तीसरी जगह पे चेंज आता है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा होता है जिसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमने इस बात को जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक के एक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हमने बात की कि वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो हमारे पास न्यूरॉन्स को जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ब्लॉक करते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन की ट्रांसमिशन के लिए, पेन नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए, जो कि पेन की सेंसेशन जो है वो करवा रही होती है। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास जो फैक्टर आता है होता है सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू द एनेस्थीसिया, कि वो पार्टिकल न्यूरॉन कितना उस पर्टिकुलर लोकलाइज एरिया में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं वो कितने सस्पेक्टेबल हैं उस जो है वो एनेस्थीसिया, उस जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट से। अच्छा, अब जो उनकी सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरॉन्स है वो डिपेंड करती है उनके साइज के ऊपर, उनकी टाइप के ऊपर और उनकी कंडक्टेंस के ऊपर। सही है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंगली बात करें कि कोई ऐसा न्यूरॉन जिसका जो है वो साइज जो है वो बड़ा है, मतलब उसका डायमीटर जो है वो बेसिकली हमारे पास बड़ा है और उसका साइज बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी जो सेंसिटिविटी होगी बेसिकली वो जो है वो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा होगी। सही है। इसके अलावा उसकी एनेटमिकल टाइप के वो अनमाइलिनेटेड है या माइलिनेटेड है। अगर उसकी जो है वो माइलिनेशन ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। और उसकी डिग्री ऑफ कंडक्टेंस की बात करें कि वो कितना कंडक्ट कर सकता है, अगर वो डिपेंड करेगी एनेटमिकल टाइप के ऊपर। अगर उसका जो है वो अगर वो न्यूरॉन जो है वो माइलिनेटेड ज़्यादा है तो उसकी कंडक्शन भी ज़्यादा होगी। जब उसकी कंडक्शन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा कि वो जो है वो न्यूरॉन से जो है वो वो न्यूरॉन ज़्यादा सेंसिटिव होगा कि वो जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट से जो है वो इनहिबिट हो सके। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एनेस्थेसिया न्यूरॉन की जो है वो सस्पेक्टिबिलिटी और सेंसिटिविटी के ऊपर। देन वी हैव द पीएच ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड। हम बात करें तो जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं उनकी जो हमारे पास पीके वैल्यू होती है बेसिकली वो हमारे पास 7.5 से 9 के दरमियान लाई करती है। मतलब कि वो वीकली बेसिक ड्रग्स हैं। मतलब वो बेसिक इन्वायरमेंट में जाके जो है वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। सही है। अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे पास कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या कोई ट्रॉमा हुआ हुआ है या पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि जिसकी वजह से उसकी पीएच जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की और जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पीएच जो है वो बेसिकली हमारे पास चेंज हो रही है, एसिडिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो जब हम यहाँ पे कोई भी जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को जो है वो अगर हम देंगे तो हमने बाकी के लोकल एनेस्थेटिक एजेंट क्या है, वीकली बेसिक ड्रग है। वीकली बेसिक ड्रग का मतलब ये है कि वो हमारे पास बेसिक इन्वायरमेंट में जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अनानाइज फॉर्म में रहेंगे। और अगर हमारे पास पीएच ऑफ द इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो इनकी जो एक्शन होगा बेसिकली वो जो है वो उसको जो है वो अफेक्ट करेगा। अगर इस एरिया की पीएच जो है वो कम होती है, एसिडिक की तरफ जाती है, तो हमने बात की थी कि जब हमारे पास जब हमारे पास जो है वो बेसिक ड्रग जो है वो बेसिक इन्वायरमेंट में जो है अपना एक्शन परफॉर्म करती है। और जब हमारे पास बेसिक ड्रग की जो है वो बेसिकली हमारे पास अगर हम पीएच को जो है वो कम कर दें, मतलब हम उसको एसिडिक स्टेट पे शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, बेसिक ड्रग जो है वो आयनाइज हो जाएगी। और जब बेसिक ड्रग आयनाइज हो जाएगी तो उसका एक्शन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कम हो जाएगा। मतलब अगर हम इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर की पीएच जो है वो किसी भी रीजन की वजह से कम होती है तो जो लोकल एनेस्थेटिक जो हमारे पास है उनका एक्शन जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। थर्ड हमारे पास क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। कुछ ऐसे लोकल एनेस्थेटिक होते हैं जिनका हमारे पास जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम होता है, मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। तो उन एनेस्थेटिक एजेंट्स का हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके कर सकते हैं। या तो हम उनकी डोज को इंक्रीज करते हैं, सही है, और या तो हम क्या करें, अगर हम डोज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डोज इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास टॉक्सिसिटी भी जो है वो टॉक्सिसिटी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डोज को इंक्रीज करने के बजाय उनको जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स के साथ जो है वो दे देंगे। अब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि शॉर्ट एक्टिंग
लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्ट है। जैसे कि हम बात करेंगे प्रोकेन की, सही है। अब प्रोकेन को जब हमने दिया तो प्रोकेन ने क्या किया, प्रोकेन का शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था, जिसकी वजह से हमारी सर्जरी जो है वो हमारे सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो देर तक का था, लेकिन प्रोकेन ने जो है वो अपना एक्शन बहुत थोड़ी देर के लिए परफॉर्म किया, अपने उस एरिया को सिर्फ थोड़ी देर के लिए जो है एनेस्थेसाइज किया, और हमारा पेशेंट जो है सर्जिकल प्रोसीजर कंप्लीट होने से पहले ही उसको जो है पेन फील होना शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट्स जिनका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो उनको वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ देंगे। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेंगे, उस लोकलाइज एरिया में जो ब्लड वेसल्स होंगे उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे और ब्लड फ्लो को जो है वो रिड्यूस कर देंगे। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो जो हमारे पास क्या कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होगा वो जो है वो यहाँ पे देर तक रिटेन करेगा, और जब देर तक रिटेन करेगा तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली बात की। फिर हमारे पास नर्व न्यूरॉन की स्टिमुलेशन, सही है, कि हमारे पास जो है वो न्यूरॉन कितना स्टिमुलेट हो रहा है। और हमने ये पहली बात की थी कि जो न्यूरॉन बार बार जो है वो स्टिमुलेट होता रहेगा तो वो अपने आप को एक खास पोटेंशियल पे जो है वो शिफ्ट कर लेगा, और जब अपने आप को एक खास पोटेंशियल पे शिफ्ट कर लेगा तो जितना ज़्यादा न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होगा उतने ही ज़्यादा जो है वो उसकी सेंसिटिविटी होगी कि वो जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से जो है वो ब्लॉक हो सके। तो ये वाली बात भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास किस तरह से लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो बने, उनकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की हिस्ट्री क्या है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की हिस्ट्री ये है कि हमारे पास जो यूरोपियन कल्चर है, जो यूरोपियन के लोग थे जो नेटिव टू पेरू, मतलब वहाँ पे एक जो है वो क्या कहते हैं एरिया था यूरोपियन के अंदर, पेरू के लोग जो थे बेसिकली वो क्या करते थे, वो जो है वो कोका लीव्स जो थे बेसिकली, जिसे हम जो है वो इथ्राइलोक्सोन कोका कहते हैं, वो उनको जो है वो यूज़ करते थे कोका लीव्स को। और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास किस लिए यूज़ करते थे, ताकि वो अपने अंदर यूफोरिया जो है वो प्रोड्यूस कर सके। और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास वो लोग जो कि उस कोका लीफ को च्यू करते थे तो वो अपने सलाइवा को जो है वो यूज़ करते थे वुंड हीलिंग पर्पज़ के लिए और पेन की जो है वो रिलीफमेंट के लिए। तो वहाँ से जो है वो इनिशियली पता चला कि हमारे पास जो है वो कोका लीफ के अंदर क्या पता कोई ऐसा कंपाउंड मौजूद हो जो कि हमारे पास पेन को रिलीफ कर रहा हो और ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहा हो। तो उन्होंने क्या किया, मतलब इनिशियली जो हमारे पास जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का कॉन्सेप्ट आया वो जो है वो नेचुरल सोर्सेज से आया। और नेचुरल सोर्सेज से कहाँ से आया, कोका लीफ से आया, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो कोका लीफ को जो है वो इस्तेमाल करते थे वुंड हीलिंग के लिए, पेन की रिलीफ के लिए। तो वहाँ से हमें पता चला है कि हमारे पास कोका लीफ के अंदर कोई ऐसा कंपाउंड हो सकता है जो कि हमारे पास पेन को रिलीफ जो है वो कर सकता है, यानी कि पेन की सेंसेशन को रिड्यूस कर सकता है। तो वहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो है वो नीमैन ने क्या किया, नीमैन ने जो है वो कोका लीफ से जो है वो कोकेन को जो है वो आइसोलेट किया। और जब उन्होंने कंपाउंड को आइसोलेट किया जिसका नाम उन्होंने जो है वो कोकेन रखा, सही है। और उन्होंने इस कंपाउंड के जो है वो इफेक्ट को जो है वो चेक किया टंग के ऊपर, तो उन्हें पता चला कि ये कंपाउंड जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है टंग के ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर हमारे पास जो है वो तो उन्होंने फिर उसके बाद बहुत से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस बात को फिर क्वेश्चन किया कि क्या हम कोकेन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एनेस्थेटिक एजेंट के ऊपर। तो उनकी मतलब इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और साइंटिस्ट है जिन्हें हम जो है वो वॉन एनरिप कहते हैं। उन्होंने वॉन एनरिप ने क्या किया, वॉन एनरिप ने इन कोकेन को जो है वो यूज़ किया डिफरेंट एनिमल मॉडल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की, और उन्होंने जो है वो फिर उस मॉडल्स के रिजल्ट से पता कंक्लूड किया कि आप जो है वो कोकेन को एनेस्थेटिक एजेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सही है। उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और जब उन्होंने इस बात को कंक्लूड कर दिया कि आप कोकेन को एज एन एनेस्थेटिक यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बाद हमारे पास स्कॉलर जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो एनेस्थेटिक को जो है वो क्या कहते हैं कोकेन को, सोल कोकेन को, सिर्फ कोकेन को ही जो है वो उन्होंने एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया सर्जिकल प्रोसीजर में। और किस सर्जिकल प्रोसीजर में, बेसिकली हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, क्योंकि कॉलर क्या थे वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो है वो ये बात भी जो है वो कंक्लूड की जाने लगी कि अगर आप कोकेन को जो है वो प्रोलॉन्गली यूज़ करेंगे या उसको हाई डोजेज में यूज़ करेंगे तो कोकेन के विड्रॉल इफेक्ट जो है वो आना शुरू हुए, कि कोकेन जो है वो एडिक्शन कॉज कर रहा है, कोकेन जो है वो विड्रॉल इफेक्ट शो कर रहा है कि क्योंकि कोकेन के अंदर क्या है, कोकेन के अंदर जो है वो यूफोरिक प्रॉपर्टी है कि वो जो है वो फीलिंग ऑफ वेलबिंग देता है कि पेशेंट जब उसको जो है वो कंज्यूम कर रहा था या उसको खा रहा था तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पेशेंट को जो है वो एक
सुकून मिल रहा था। तो यानी कि उसके ऊपर जो वो फिर डिपेंडेंसी आने लगी, विड्रॉल इफेक्ट आने लगे कि हमारे पास वो पेशेंट जिनके अंदर जो है वो कोकेन को इस्तेमाल किया जाने लगा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, और जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, कोकेन ने जो है वो उनके अंदर एडिक्शन कॉज करना शुरू कर दी, और उनके अंदर विड्रॉल इफेक्ट भी आए। विड्रॉल इफेक्ट में हमारे पास क्या हुआ, उनके अंदर ब्लड प्रेशर चेंजेस आना शुरू हो गई, उनका जो बिहेवियर था वो बिहेवियरल चेंजेस आई, एग्रेशन आना शुरू हो गई, मूड चेंजेस आई, कंपल्सिव बिहेवियर हो गया उनका, तो ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। तो अब हमारे पास जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन राइज हुआ कि कोकेन जो है वो ये सारे इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस क्यों कर रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो फिर क्या हुआ, 1885 के अंदर जो है वो डिग्रेडेशन स्टडीज जो वो स्टार्ट हुई। उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट थे, कैमिल और गोसेन ने क्या किया, कैमिल और गोसेन ने जो है वो कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज की, कि उन्होंने ये बात चेक की कि कोकेन किस तरह से जो वो डिग्रेड होता है। तो उनको पता चला कि कोकेन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक्वस मीडियम के अंदर जाके जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो उन्होंने उसकी डिग्रेडेशन स्टडीज की, उन्होंने इस बात को जो है वो कंक्लूड किया कि कोकेन और जो एट्रोपिन है उनकी जो है वो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, और एट्रोपिन जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ऐसा अल्कलॉइड है जो कि एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे जो है वो यूज किया जा सकता है। मतलब जब कोकेन के जो है वो विड्रॉल इफेक्ट आने लगे, कोकेन की एडिक्शन आने लगी, तो फिर ये बात जो है वो ये क्वेश्चन राइज हुआ कि कोकेन क्यों प्रोड्यूस कर रहा है एडिक्शन को, और क्यों जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास विड्रॉल इफेक्ट दे रहा है। हालांकि वो एक गुड एनेस्थेटिक एजेंट था, बहुत अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट था। तो फिर उसके बाद जो है डिग्रेडेशन स्टडीज जो है वो स्टार्ट हुई, कोकेन का स्ट्रक्चर मालूम किया गया, ये देखा गया कि कोकेन किन मेटाबोलाइट्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और उन मेटाबोलाइट्स की इफेक्टिवनेस क्या है। तो इन स्टडीज करते वक्त हमारे पास जो है वो 2 साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, और 2 साइंटिस्ट ने जब कोकेन का स्ट्रक्चर देखा तो उन्होंने ये बात की, कोकेन का स्ट्रक्चर जो है वो एट्रोपिन से जो है वो सिमिलर होता है, और एट्रोपिन जो है वो बेसिकली हमारे पास वो भी जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सही है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो है वो 2 चीजें हमारे पास आ गई, एक कोकेन का पता चल गया हमारे पास, और एक हमारे पास एट्रोपिन का पता चल गया। अब क्या हुआ, अब जब हमारे पास जो है वो उसकी डिग्रेडेशन स्टडीज जो है वो की गई, तो हमें पता चला कि कोकेन जो है वो 3 चीजों से मिलके जो है वो बनी हुई होती है, मतलब 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। एक हमारे पास ट्रोपाइन मॉइटी होती है, सही है। इस ट्रोपाइन मॉइटी में क्या है, बेसिकली एक मिथाइलेटेड नाइट्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सही है। और ये जो कोकेन का जो एनेस्थेटिक इफेक्ट आ रहा होता है वो इस ट्रोपाइन मॉइटी की वजह से आ रहा होता है। ये ट्रोपाइन मॉइटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा अगर हम सेकंड बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास इसके पास जो है वो एक और जो है वो कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ है, और ये जो कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास जो है वो कोकेन के जो है वो विड्रॉल इफेक्ट के लिए और उसकी जो है वो एडिक्शन के लिए। अब क्यों होता है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और हमारे पास ये बात भी देखिएगा कि कोकेन जो है वो एक बेंजोइल ग्रुप के ऊपर भी कंसिस्ट कर रहा होता है, सही है। और ये जो बेंजोइल ग्रुप होता है ये जो है वो हमारे पास कोकेन की जो एलर्जिक रिएक्शंस आते हैं, और जो हमारे पास क्या कहते हैं डिफरेंट जो है वो रिएक्शन आ रहे हैं, इरिटेशन वगैरह आ रही है, उससे भी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो हमारे पास जब उसके ऊपर जो है वो डिग्रेडेशन स्टडीज जो है वो की गई, और हमारे पास जो है वो ये बात पता लगाई गई कि कोकेन का स्ट्रक्चर पता लगाया गया, कोकेन जो है वो 3 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, जो कि हमारे पास एक ट्रोपोइन मॉइटी है, एक हमारे पास कार्बोमेथॉक्सी ग्रुप है, और एक हमारे पास बेंजोइल ग्रुप है। और फिर हमारे पास कोकेन की जब डिग्रेडेशन स्टडी की गई तो उसके जो डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट्स बने या मेटाबोलाइट्स बने वो किस वजह से बने कि कोकेन की जो है वो हमारे पास कोकेन जो है ईजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाता है एक्वस मीडियम में। जब कोकेन की हाइड्रोलिसिस हुई तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स थे तो 3 मेटाबोलाइट बने। हुआ क्या, बेसिकली जो ट्रोपाइन मॉइटी है जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या हुआ, ये जो है वो ट्रोपाइन मॉइटी किस में कन्वर्ट हो गया, इको इकोगनाइन में जो है वो कन्वर्ट हो गया, सही है। इकोगनीन में जो है वो कन्वर्ट हो गया, सही है। और जब इस कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप की जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास हाइड्रोलिसिस हुई तो ये कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, बीथानॉल में कन्वर्ट हो गया। और जब इस बेंजोइल ग्रुप की हाइड्रोलिसिस हुई तो किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3 मेटाबोलाइट्स बन गए। इन 3 मेटाबोलाइट्स की जब स्टडी की गई तो पता चला कि हमारे पास क्योंकि इगोनिन ट्रोपाइन मॉइटी का जो है वो बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट है, और ट्रोपाइन मॉइटी क्या था, ट्रोपाइन मॉइटी ही रिस्पॉन्सिबल था रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए और एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ईगोकिनीन भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है
क्या कहते हैं हमारे पास एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन जो ये ईगोनीन है, इसकी जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी है वो एज कम्पेयर टू द होल कोकेन जो है वो कम है। सही है। सेकंड हमारे पास बात की गई कि जो कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप है भाई वो हाइड्रोलिसिस के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, मीथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो मीथेनॉल है यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोकेन की एडिक्शन के लिए, और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास उसकी विड्रॉल इफेक्ट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है और हमारे पास जाके फिर जो है वो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी होती है उसमें जो है वो चेंज प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये सारे इफेक्ट आते हैं कोकेन के। सेकंड हमारे पास बात पता चली कि जो बेंजोइक एसिड है वो भी जो है वो क्या कहते हैं कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बेंजोइल ग्रुप जो है बेसिकली वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बेंजोइक एसिड को अगर हम देखें तो बेंजोइक एसिड इटसेल्फ जो है वो एक बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कंपाउंड है, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से हमारे पास क्या है कि वो जो है वो उसकी वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, इरिटेशन जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। अब जब कोई भी कंपाउंड हमारे पास जो है वो हाइपर एक्टिव होता है तो हम उसे वहीं तक नहीं छोड़ देते, हम उस पर काम करते हैं। हम उस पर काम करके क्या करते हैं, हम जो है वो उसकी एक्टिविटी को डिजायर्ड लेवल पे लेके आते हैं और उसकी टॉक्सिसिटी को जो है वो कम करते हैं। मतलब हमारा मेन डोमेन ये है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा है, सो उसकी पोटेंसी ज़्यादा है तो उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसकी एक्टिविटी और पोटेंसी और टॉक्सिसिटी को जो है वो कंट्रोल लेवल पे लाने के लिए क्या करते हैं, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, हम उसको वही नहीं छोड़ देते। तो साइंटिस्ट ने भी क्या किया, साइंटिस्ट ने भी जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो इन दोनों डेरिवेटिव्स को जो है वो इन दोनों डेरिवेटिव्स के ऊपर काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाना शुरू किए और उन्होंने जो है वो इगोनिन के डेरिवेटिव बनाने शुरू किए, और उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि हमारे पास मतलब उन्होंने इस स्ट्रक्चर से इस बात कंक्लूड की कि बेंजोइक एसिड की एक्टिविटी ज़्यादा है, बेंजोइल ग्रुप की एक्टिविटी ज़्यादा है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक इस तरह से हम कोकेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। और सेकंड वाली बात है कि ट्रोपाइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनेस्थेटिक एजेंट के लिए, लेकिन जब ट्रोपाइन कन्वर्ट हो रहा है इगोनिन के अंदर तो उसकी एनेस्थेटिक एक्टिविटी कम हो रही है, तो हम उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमने बात की कि जो कोकेन के जो एडिक्शन और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो उसके साइड इफेक्ट आने, वो हमारे पास कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप की आ जाए तो हम इस कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप को चेंज कर सकते हैं या इसको हटा सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो है वो आ गई जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो है वो बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव बनाए और इगोनिन के डेरिवेटिव के ऊपर जो है वो काम किया। और साइड बाय साइड हमने बात की थी कि कोकेन का स्ट्रक्चर जो है वो एट्रोपिन से सिमिलर होता है, तो उन्होंने एट्रोपिन की डिग्रेडेशन स्टडीज भी चेक की। जब उन्होंने एट्रोपिन की डिग्रेडेशन स्टडीज जो है वो चेक की तो उन्हें पता चला कि एट्रोपिन जो है वो क्या होता है, बेसिकली एट्रोपिन एक ट्रोपिन अल्कलॉइड है। सही है। तो एट्रोपिन की जब डिग्रेडेशन हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया ट्रोपिक एसिड के अंदर और उसकी नाइट्रोजनस बेस के अंदर, जिन्हें हम जो है वो ट्रोपाइंस कहते हैं। सही है। तो साइड बाय साइड उन्होंने कोकेन पे भी काम किया और एट्रोपिन पे भी काम किया, लेकिन एट्रोपिन के जो एनेस्थेटिक इफेक्ट्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू द क्या कहते हैं हमारे पास कोकेन। सही है। और एट्रोपिन जो है वो ज़्यादा एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जब उन्होंने जो है वो कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज की तो उन्हें जो है वो दो डिग्रेडेटिव जो है वो प्रोडक्ट्स मिली, एक हमारे पास इगोनिन मिला और एक हमारे पास बेंजोइक एसिड मिला। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उन्हें जो है वो ये बात जो है वो पता चली कि हमारे पास इगोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए और बेंजोइक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उसके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस के लिए और इरिटेशन के लिए। लेकिन उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास इस काम को यहाँ तक नहीं छोड़ दिया, उन्होंने फिर फर्दर जो है वो इगोनिन के डेरिवेटिव्स बनाए और बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव बनाए। बेंजोइक एसिड ऑल्थो जो है वो हाइपर एक्टिव था और हाइपर एक्टिव की वजह से हमारे पास जो है वो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिविटी ज़्यादा थी, टॉक्सिसिटी ज़्यादा थी। तो हमने क्या किया, हमने उसको डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए उसके ऊपर काम शुरू किया। सही है। काम शुरू क्या किया हमने, क्या किया साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने जो है वो इस बेंजोइक एसिड के जो है वो क्या बनाए, डेरिवेटिव्स बनाए। और बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स में क्या किया, उन्होंने जो है वो जो हमारे पास सबसे पहले जो डेरिवेटिव बनाया वो बनाया बेंजोइल ईस्टर ऑफ ट्रोपाइन जो है उन्होंने प्रिपेयर किया। सही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रोपाइन मॉइटी को लिया, उसका जो है वो ट्रोपाइन मॉइटी का जो है बेंजोइल ईस्टर बनाया। सही है। मतलब ये एक बेंजोइक एसिड था। सही है। उसको ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ट्रोपाइन के साथ जो है वो जोड़ दिया, जिसमें से हमारे पास दो डेरिवेटिव्स बने, एक होमा एट्रोपिन बना और एक हमारे पास बेंजोइल एट्रोपिन बना। उन्होंने दो डेरिवेटिव्स बनाए। सही है। अब जब उन्होंने ये दो डेरिवेटिव्स बनाए तो उन्होंने इस बात को देखा कि हमारे पास जो होमाट्रोपिन है उसकी जो इरिटेशन इफेक्ट है वो कम है, ये बेसिकली हमारे पास आइस के ऊपर उसका एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो एट्रोपिन से ज़्यादा अच्छा है। सही है। और जो बेंजोइल ट्रोपिन है उसका एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो
बेसिकली हमारे पास जो है वो ज़्यादा है और उसकी इरिटेशन भी जो है वो ज़्यादा है। अब क्यों ये वाली बात आ रही है, इसलिए आ रही है क्योंकि अगर आप यहाँ पे होमोट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखें और यहाँ पे अगर आप बेंजोइल ट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये दोनों ही हमने बात की क्या है, बेंजोइल ईस्टर ऑफ ट्रोपाइन, सही है। ये हमारे पास ट्रोपाइन मोइटी है, सही है, जो कि हमारे पास किस में प्रेजेंट था, कोकेन में भी प्रेजेंट था, सही है। और ये हमारे पास क्या है ईस्टर लिंकेज है, सही है। और ये हमारे पास ये भी सिंपल, ये भी हमारे पास ट्रोपाइन है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ईस्टर लिंकेज है, सही है। दोनों में ईस्टर लिंकेज मौजूद है, लेकिन फर्क देखें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये ईस्टर है बेसिकली डायरेक्टली किससे अटैच है, बेंजोइल ग्रुप से अटैच है। ये डायरेक्टली किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच है। तो जब इसकी फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस होने की वजह से वापस से हमें क्या मिलेगा, हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। और जब बेंजोइक एसिड हमें मिलेगा तो बेंजोइक एसिड ऑलरेडी हमने बात की थी कि वो हाइपर एक्टिव था। अब जब वो हाइपर एक्टिव है तो उसकी एक तो एनेस्थेटिक इफेक्ट भी ज्यादा होंगे और उसके जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट भी ज्यादा होंगे, मतलब वो ज्यादा इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की होमोट्रोपिन की हाइड्रोलिसिस को चेक करें तो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे जो है वो बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ईस्टर है वो 2 कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। यहाँ पे सिर्फ ईस्टर एक कार्बन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो बेसिकली हमारे पास कार्बन जो है वो और ऐड हो गया, जिसकी वजह से जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा। और जब ये बेंजोइक एसिड नहीं देगा तो ये कोई और सा कम एसिड दे देगा, कोई और सा कंपाउंड देगा, आई थिंक सो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है वो फिनाइल एसिटिक एसिड दे देगा, बेसिकली 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड दे देगा ये हमारे पास। तो 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड की जो एसिटिक एसिड की बेसिकली हमारे पास जो इरिटेशन पोटेंशियल होता है वो एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड जो है वो कम होता है, सही है। बेंजोइक एसिड का जो है वो जो हमारे पास क्या कहते हैं इरिटेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो कार्बन है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है और यहाँ पे हमारे पास कार्बन की चेन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, सही है। अच्छा, तो हमारे पास हमने बात की कि साइंटिस्ट ने पहले क्या किया, पहले कोकेन को लिया, कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज की, एट्रोपिन लिया, एट्रोपिन की डिग्रेडेशन स्टडीज की। उन्हें पता चला कि एट्रोपिन जो है वो ट्रोपिक एसिड और ट्रोपाइन में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। उन्होंने जब कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज की तो उन्हें पता चला कि वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इगोनिन में कन्वर्ट हो रहा है और मिथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। वो मिथेनॉल को तो यूज नहीं कर सकते थे, सही है, लेकिन मिथेनॉल को यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि मिथेनॉल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिलीटीरियस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था, सही है, सीएनएस के ऊपर। तो उन्होंने मिथेनॉल के डेरिवेटिव्स नहीं बनाए। उन्होंने किसके डेरिवेटिव्स पे काम किया, उन्होंने इगोनिन के डेरिवेटिव्स पे काम किया और हमारे पास बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स पे काम किया। तो उन्होंने जब बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स पे काम किया तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने जो है वो बेंजोइल ईस्टर ऑफ ट्रोपाइन बनाए, जिसमें से हमारे पास 2 हमारे पास डेरिवेटिव्स बने। एक हमारे पास कौन सा बना, होमोट्रोपिन और बेंजोइल ट्रोपिन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इन दोनों को कंपेयर किया एट्रोपिन से, सही है। तो उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि होमोट्रोपिन का जो इरिटेशन इफेक्ट था वो कम था और उसका एक्शन जो है वो एट्रोपिन से ज्यादा जो है वो अच्छा था, सही है। और जब उन्होंने बेंजोइल ट्रोपिन को कंपेयर किया तो बेंजोइल ट्रोपिन को जब उन्होंने कंपेयर किया तो बेंजोइल ट्रोपिन को कंपेयर करने की वजह से उन्हें पता चला कि बेंजोइल ट्रोपिन का जो एनेस्थेटिक एक्शन था वो जो है वो ज्यादा अच्छा है और उसकी इरिटेशन भी ज्यादा है, सही है। ऐसा क्यों था, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर में चेंज था। स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से उनकी डिग्रेडेशन पाथवे में भी चेंज आ गया और उनके मेटाबॉलिज्म में भी चेंज आ गया और वो दोनों अलग अलग मेटाबोलाइट्स में जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं, सही है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आइस की बात क्यों हो रही है, क्योंकि पहले जो है वो हमारे पास जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो इस्तेमाल हुए वो ज़्यादातर हमारे पास आई की सर्जरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुए। आई के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट, आई सर्जिकल प्रोसीजर में उनकी रिक्वायरमेंट आ थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कॉलर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारे पास सबसे पहले एनेस्थेटिक एजेंट को सर्जिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल किया, सही है, और उन्होंने कोकेन को इस्तेमाल किया था आई सर्जरी के अंदर, सही है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारे पास हमें पता चला कि इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे कंपाउंड्स जो है वो मौजूद हैं जो एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो रखते हैं, जिसमें हमारे पास क्यूनिन है, सिंकोनिन है, हाइड्रोकॉटनिन है एंड मॉर्फिन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके भी बेंजोइल डेरिवेटिव्स जो है वो बनाना शुरू किए। जब उन्होंने इसके भी बेंजोइल डेरिवेटिव बनाना शुरू किए तो उन्होंने ये बात पता चली कि इनके बेंजोइल डेरिवेटिव की स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी तो थी लेकिन साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर आके उन्होंने जो है वो ये बात को कंक्लूड किया। अब क्या हुआ, अब आगे हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं
उन्होंने बोला कि हमारे पास हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था कि हमारे पास एक ऐसा हमें जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो हमें मिल जाए जिसकी एडिक्शन प्रॉपर्टीज जो है वो कम हो, जिसकी साइड इफेक्ट्स जो है वो कम हो, और जिसकी जो हमारे पास एनेस्थेटिक एक्शन जो है वो ज़्यादा हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, जो बेंजोइल ट्रोपिन हमने बनाया था, बेंजोइल ट्रोपिन का स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक एक्शन था जो हम पीछे पढ़ के आए, और उसकी जो है वो इरिटेशन भी जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन बेंजोइल ट्रोपिन जो है वो ऐसा हमारे पास एनेस्थेटिक एजेंट निकला जिसकी जो है वो क्या कहते हैं एडिक्शन प्रॉपर्टीज जो है वो कम थी, एडिक्शन प्रॉपर्टीज नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अगर आप बेंजोइल ट्रोपिन के स्ट्रक्चर को देखें, अगर मैं पीछे जाऊँ तो अगर आप बेंजोइल ट्रोपिन के स्ट्रक्चर्स को देखें तो बेंजोइल ट्रोपिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये बेंजोइल ट्रोपिन है, सही है। अब बेंजोइल ट्रोपिन का स्ट्रक्चर देखिए आप कोकेन से कितना सिमिलर है, सही है। अब क्या हुआ, सिर्फ इसमें क्या है, जिसमें कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो साइंटिस्ट ने इस बात को कंक्लूड किया कि ऑल्थो बेंजोइल ट्रोपिन का स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक इफेक्ट है, इरिटेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करे, लेकिन उसके अंदर कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप ना होने की वजह से हमारे पास उसकी जो एडिक्शन प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं है। क्योंकि हमने बात की थी कोकेन में कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है एडिक्शन प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि वो मिथेनॉल में कन्वर्ट है। अब जब इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं ये कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप है ही नहीं, तो ये मिथेनॉल में कन्वर्ट ही नहीं होगा, और जब मिथेनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी एडिक्शन लेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, बेसिकली कम हो गई, या है ही नहीं इसकी एडिक्शन लेबिलिटी। तो यहाँ से साइंटिस्ट ने इस बात को कंक्लूड की कि अगर हमें किसी भी कोई ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट चाहिए तो हम क्या करें, हम जो है वो जो कोकेन है उससे जो है वो जब अगर हम कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप को जो है वो रिमूव करेंगे तो उसकी एडिक्शन लेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे पास उन्होंने जो है वो फर्दर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो लोकल एनेस्थेटिक की जो है वो प्रोडक्शन की लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को जो है वो सिंथेसाइज किया, और इसी डोमेन को लेते हुए कि हमारे पास अगर हम 2 कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर देंगे तो उस कंपाउंड की एडिक्शन लेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, मतलब वो एडिक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, सही है। तो इसी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सबसे पहला जो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ड्राइव हुआ वो कौन सा ड्राइव हुआ, वो हमारे पास जो है प्रोकेन ड्राइव हुआ, सही है। अगर आप प्रोकेन के स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोकेन के स्ट्रक्चर में क्या है, प्रोकेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ईस्टर है, सही है। ईस्टर के साथ साथ हमारे पास अमाइनो है, सही है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक पैरा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, सही है। तो ईस्टर जो है वो बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे पास प्रोकेन है, प्रोकेन जो है वो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक की अमाइनो ईस्टर क्लासिफिकेशन में आता है, सही है। अमाइनो ईस्टर, अमाइनो ईस्टर क्लासिफिकेशन में आता है। अमाइनो ईस्टर क्यों है, क्योंकि ये एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ एक ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अच्छा, प्रोकेन जो है वो किस तरह से सिंथेसाइज हुआ, हमने क्या किया, हमने जो है वो एन एन डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल ग्रुप को ईस्ट्रीफाइड कर दिया पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन ग्रुप है, सही है, और ये 2 इथाइल की चेन लगी हुई है, सही है। तो एन एन डाई मिथाइल, सही है, और ये इथाइल ग्रुप हो गया, सही है, और ये अमाइनो ग्रुप हो गया, सही। तो एन एन डाई इथाइल अमाइनो इथाइल ईस्टर, सही है, और ये क्या हो गया, ईस्टर के पैरा पे क्या लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा अमाइनो, सही है। और जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा तो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, सही है। तो ये प्रोकेन का पूरा नाम है। तो यहाँ पे हमने इस बात को जो है वो यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। एक दफ़ा मैं इसके स्ट्रक्चर को और आपको एलोबरेट कर दूं अच्छे से, ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। ये प्रोकेन है, हमने बात की प्रोकेन अमाइनो ईस्टर है, अमाइनो ईस्टर है, ये देखें अमाइनो ईस्टर, सही है। और प्रोकेन किस तरह से मिलके बनता है, प्रोकेन 2 चीज़ों से मिलके बनता है। एक हमारे पास क्या है, एन एन डाई मिथाइल अमाइनो इथाइल ईस्टर, सही है, एन द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये आपके पास क्या है, ये नाइट्रोजन है, ये अमाइनो ग्रुप हो गया, सही है। ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इथाइल, यहाँ पे इथाइल आएगा, डाई इथाइल, सही है, डाई इथाइल amino ethyl, and then we have the ester, and that is the para amino benzoic acid,
सही है। तो जब हमने इस बात को जो है वो क्या कहते हैं कंक्लूड किया कि अगर हम 2 मिथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर देंगे, तो 2 मिथॉक्सी ग्रुप को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स बने जिनकी एडिक्शन लिएबिलिटी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास नहीं थी। तो उसमें से हमारे पास एक डेरिवेटिव बनाया गया जिसे हम प्रोकेन कहते हैं, और प्रोकेन जो है वो बेसिकली एक ऐसा प्रोकेन ही जो है वो एज अ प्रोटोटाइप जो है वो कंसीडर किया जाने लगा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हाफ सेंचुरी के अंदर। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, प्रोकेन के साथ मसला क्या था कि प्रोकेन का जो पोटेंसी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और प्रोटीन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर था। अब प्रोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर होने की वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास जो है वो साइट ऑफ एक्शन से वो क्लियर हो रहा था। जिस ड्रग का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्टर होता है तो वो जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। सही है। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि उस वक्त हमारे पास तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट ज़्यादा मौजूद नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इस प्रोकेन को वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ जो वो दे दिया उस लोकलाइज साइट के बाद। जब हमने इस जो वो एनेस्थेटिक एजेंट को वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ जो वो दे दिया, तो मैंने पहली बात बता दी कि वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर क्या करते हैं, वो उस लोकलाइज एरिया के ऊपर ब्लड सप्लाई को रिड्यूस करते हैं, और जब वो ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है तो जो भी चीज़ है वो वहां से क्विकली रिमूव नहीं होगी, वही रिटेन कर जाएगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोकेन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास की पोटेंसी कम क्यों है, और प्रोकेन की जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम क्यों है। अगर आप प्रोकेन की स्ट्रक्चर को देखें तो प्रोकेन, अब आप नीचे जब हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो इसके डेरिवेटिव जो है वो प्रोकेन से ज़्यादा जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखते हैं। अच्छा, प्रोकेन की अगर हम बात करें तो प्रोकेन में आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो एक पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। सही है। पैरा अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। सही है। अब क्या होगा, अब जब प्रोकेन बॉडी में जाएगा, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्योंकि ईस्टर है, सही, जब ईस्टर की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में। सही है। एक तो ये इसका मेटाबोलाइट बन गया, और ये वाला ग्रुप जो है वो अलग हो जाएगा। सही है। अच्छा, अब होगा क्या, बेसिकली हमारे पास अगर हम बात करें तो प्रोकेन की जो है वो पोटेंसी इसलिए कम है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसलिए कम है क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो कम है, और उसकी पीके वैल्यू जो है वो भी जो है वो इतनी ज़्यादा जो वो नहीं है, थोड़ी कम है। इसकी वजह से इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम है, और इसका जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से इसका जो हमारे पास पोटेंसी है वो भी जो है वो कम है। सही है। सेकेंड वाली बात की है कि प्रोकेन का जो एलर्जिक प्रोकेन डेरिवेटिव्स हैं और जो प्रोकेन है उनका जो एलर्जिक जो है वो पोटेंशियल जो वो ज़्यादा है, वो एलर्जी जो है वो ज़्यादा कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकेन जो है वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का ईस्टर है। सही है। अच्छा, अब जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाने के बाद वापस से किस में कन्वर्ट होगा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पेशेंट जिनको सेंसिटिविटी है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, या हमारे पास पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, तो उनके अंदर जो है वो ये एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कॉज कर देता है। सही। तो ये वाली बात हमने की कि इसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने के लिए। अब क्या हुआ, अब हमारे पास प्रोकेन में क्या मसला आया, प्रोकेन में मसला आया कि प्रोकेन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो कम था, और उसकी पोटेंसी भी कम थी, तो वो क्विकली क्लियर हो रहा था। तो हमारे पास नीड क्या हुई, हमारे पास नीड ये हुई कि हमें कोई ऐसा लोकल एनेस्थेटिक एजेंट बनाना चाहिए जिसकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा हो और जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा हो। तो हमने क्या किया, हमने प्रोकेन के स्ट्रक्चर के अंदर ही जो है वो मॉडिफिकेशन की। हमने प्रोकेन के स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफिकेशन क्या की कि हमारे पास अगर हम प्रोकेन का स्ट्रक्चर देखें तो प्रोकेन का स्ट्रक्चर ये है, एक बेंजीन रिंग था। सही है। उसके साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ था पैरा पोजीशन पे। सही है। एक ईस्टर लिंकेज थी। सही है। इसके अलावा हमारे पास इथाइल चेन थी। सही है। इसके अलावा हमारे पास एक नाइट्रोजन ग्रुप था, और उसके साथ जो है वो दो जो है वो इथाइल चेन जो है वो उसके साथ अटैच हुई थी। सही है। अब क्या हुआ, अब ये जो प्रोकेन था इसकी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या थी, इसकी जो है वो पोटेंसी जो है वो कम थी, और इसकी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ड्यूरेशन भी जो है कम था। अब हमने क्या किया, अब हमने मॉडिफिकेशन की। हमने मॉडिफिकेशन कहाँ की, हमने जो है वो इस वाले पार्ट पे मॉडिफिकेशन की और इस वाले पार्ट पे मॉडिफिकेशन की। जब हमने इस वाले पार्ट पे मॉडिफिकेशन की तो हमने इस अमाइनो ग्रुप के साथ क्या लगा दिया, एक एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। सही है। सही है। और इस वाले ग्रुप से हमने क्या किया, हमने जो ये इथाइल चेन थी इसको हटा के हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, दो मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्रग हमारे पास बनी वो टेट्राकेन बनी। टेट्राकेन का जो हमारे पास
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था वो लॉन्गर था और उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा थी। अब क्यों ज़्यादा थी? अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 इथाइल चेन लगी हुई है और यहाँ पे हमारे पास एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे प्रोकेन को देखें तो प्रोकेन में यहाँ पे कोई एन ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 कार्बन मौजूद नहीं है, सही है। यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे कितने 2, सिर्फ 2 कार्बन यहाँ पे मौजूद है, सही है। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं अभी मैं यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ कि अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें और इन दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे कितने 4 कार्बन इसके, 2 कार्बन इसके, सही है, 2 कार्बन इसके, सही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे जो है वो 2 कार्बन है। तो टोटल प्रोकेन में कितने एलिफेटिक कार्बन है? 4 कार्बन है। और यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे हमारे पास सिर्फ मैं अभी इन ग्रुप्स के काउंट कर रहा हूँ, आप पूरे को काउंट नहीं कीजिएगा, कंसिडर नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे कितने, यहाँ पे 4 2 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए, सही है। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 2 8, यानी कि 2 टाइम्स ज्यादा जो है उसके अंदर कार्बन मौजूद है टेट्राकेन में। और जो कार्बन होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है नेचर के अंदर। हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो लिपिड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेट्राकेन की लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वो रिसेप्टर से भी जो है वो मतलब मेम्ब्रेन से भी ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, देर तक रिटेन रहेगी, जिसकी वजह से उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है और उसका जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास पोटेंसी है वो भी ज्यादा है, सही है। और एक और सेकंड रीजन ये है कि हमारे पास जब ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स जो है वो बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में जाने के बाद जो बेंजीन रिंग है, सही है, इनकी जो है वो कन्वर्जन होती है। इसमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है क्या, जो नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, अगर आप इस NH2 ग्रुप को देखें तो इसके पास क्या, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 2 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस रिंग के अंदर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और जब इस रिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो हमारे पास क्या होता है, इस रिंग के अंदर क्या होती है, इस रिंग के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की और रेजोनेंस हो जाती है। जब रेजोनेंस हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, इन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली इनकी शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। शिफ्टिंग होने की वजह से जो ये ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, सही है, यहाँ पे आके जो है वो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं और जो ईस्टर ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके और जो कार्बन है उसके दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी जो है वो आ जाती है, सही है। अब क्योंकि इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को यहाँ पे शिफ्ट किया तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो क्या होता है, बेसिकली होता ये है कि हमारे पास जो है वो ये जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं ये बॉडी में जाने के बाद अपने आप को जो है वो कन्वर्ट करते हैं ज्यूटर आयन के अंदर। ज्यूटर आयन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, जब ये अपने आप को ज्यूटर आयन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, किस तरह से कन्वर्ट करें, ज्यूटर आयन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो नंबर जो है वो सेम हो जाए, सही है। अब आप ये देखें कि नाइट्रोजन ने जब अपने 2 लोन पेयर को इस रिंग के अंदर जो है वो शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने की वजह से क्या हुआ, शिफ्ट करने की वजह से हमारे पास रिंग के अंदर रेजोनेंस हो गई, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, चार्जेस की शिफ्टिंग हुई। चार्जेस की शिफ्टिंग होने की वजह से एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे पास ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, जब यहाँ से टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। और ये जो नाइट्रोजन है इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसके बाद क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जिसके हम कह रहे हैं ज्यूटर आयन कह रहे हैं, सही है। और ये जो ज्यूटर आयन होते हैं बेसिकली ये जो रेजोनेंस फॉर्म बनी है इस हमारे पास क्या कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट की बॉडी में जाने के बाद, तो ये ज्यूटर आयन जो होता है बेसिकली इसकी जो बाइंडिंग होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉन ज्यूटर आयन, मतलब एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ड्रग, सही है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं टेट्राकेन जो है वो ज़्यादा अच्छी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखती है और ज़्यादा इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और पोटेंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ग्रुप को देखें तो ये ग्रुप क्या है, ये ग्रुप एन ब्यूटाइल ग्रुप है, सही है। अब एन ब्यूटाइल ग्रुप का जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास उसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है इंड्यूसिव नेचर का होता है। इंड्यूसिव नेचर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो है वो ये जो ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पुश करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, सही है, ये वाले नाइट्रोजन के ऊपर पुश करेगा, पुश करने की वजह से यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, सही है। और अगर हम प्रोकेन को कंसीडर करें, सही है,
प्रोकेन में सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है, सही है, उसमें ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एन ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। जब एन ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद नहीं है तो सिर्फ नाइट्रोजन ही अपने आप को कंट्रीब्यूट करेगा इस रिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे एन ब्यूटाइल ग्रुप होने की वजह से ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसको जो है वो फर्दर इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटेनाइन है वो बढ़ जाएगा। और जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ज्यूटेनाइन बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है वो मतलब टेट्राकेन जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो ज्यूटेनाइन बनाती है एज कम्पेयर टू द प्रोकेन। जब प्रोकेन इतनी ज़्यादा जल्दी ज्यूटेनाइन नहीं बना रहा है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो शॉर्टर हो गया, उसकी पोटेंसी भी कम हो गई। लेकिन टेट्राकेन क्योंकि इसके अंदर एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, हमने मॉडिफिकेशन कर दी, मॉडिफिकेशन करने की वजह से यहाँ पे ज्यूटेनाइन की फॉर्मेशन का रेट बढ़ गया। और जब ज्यूटेनाइन की फॉर्मेशन का रेट बढ़ गया तो रिसेप्टर से बाइंडिंग भी अच्छी हो गई, क्योंकि ज्यूटेनाइन जो होता है बेसिकली जो इसकी ज्यूटेनाइन की जो रेजोनेंस फॉर्म है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बाइंड करती है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल ड्रग, सही है। तो इसकी पोटेंसी भी बढ़ गई, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ गया। तो इसी वजह से हमने ये बात की कि हमारे पास टेट्राकेन का पोटेंसी और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो है वो इसके अंदर जो ये एन ब्यूटाइल ग्रुप है ये इंड्यूसिव इफेक्ट रखता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन के पास पुश करता है और पुश करने के बाद रेजोनेंस क्रिएट करवाता है बेंजीन रिंग के अंदर और ज्यूटेनाइन की फॉर्मेशन होती है। और क्योंकि टेट्राकेन का जो ज्यूटेनाइन फॉर्मेशन का रेट है वो प्रोकेन से ज़्यादा है, तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल और इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है और उसका ड्यूरेशन एक्शन भी ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिपिड सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा हो गई तो इसकी जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा हो गया। अब अगर हम बात करें बेंजोकेन की, प्रोकेन को अब हम कंसीडर करते हैं बेंजोकेन से, सही है। प्रोकेन का स्ट्रक्चर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ भाई, ये ईस्टर लिंकेज है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे CH2 आ जाएगा और वो नाइट्रोजन आ जाएगा, सही है। अब क्या हुआ, अब हमने प्रोकेन में से क्या किया, अब हमने प्रोकेन को बेंजोकेन बनाने के लिए सिर्फ एक जगह मॉडिफिकेशन की, सिर्फ इस जगह मॉडिफिकेशन कर दी। इस जगह मॉडिफिकेशन में हमने क्या किया, हमने जितनी भी जो ये इथाइल चेन थी और जो नाइट्रोजन ग्रुप था उसको ही हमने रिमूव कर दिया। जब हमने उसको ही रिमूव कर दिया, इथाइल चेन को और नाइट्रोजन को ही रिमूव कर दिया, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ जो है वो दो जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कार्बन जो है वो अटैच कर दी डायरेक्टली, किससे, ईस्टर ग्रुप से, सही है। ये ईस्टर ग्रुप से हमने डायरेक्टली कार्बन अटैच कर दिया, सही है। अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो है वो ऑल्थो बेंजोकेन का जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट अच्छा था और उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम थी, लेकिन हमारे पास इस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने की वजह से हमारे पास क्या हुआ, इसकी जो है वो वाटर सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो गई। जब इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो हमारे पास क्या हुआ कि इसको जो है वो फिर हम पेरेंटल प्रिपरेशन में यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो है एक टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट था, सही है। अच्छा, जब हमने अमाइनो ग्रुप को रिमूव किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो एक बेनिफिट हमें ये हासिल हुआ कि इस कंपाउंड की जो टॉक्सिसिटी है बेंजोकेन की वो जो है वो कम हो गई, सही है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे पास हमने बात की थी पहले कि अमाइनो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है रिसेप्टर की बाइंडिंग के लिए और अमाइनो ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल है एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए और अमाइनो ग्रुप ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर हम टेट्राकेन, बेंजोकेन और प्रोकेन को जो है वो तीनों को जो है वो अगर हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे मैं प्रोकेन का स्ट्रक्चर बनाऊँ, सही है। इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में और डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट आ रहा है और कौन किससे ज़्यादा पोटेंट है और उनके रीजंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ तीनों के, सही है। सही है, ये हमारे पास प्रोकेन हो गया, ये हमारे पास बेंजोकेन हो गया, ये हमारे पास टेट्राकेन हो गया। अब हमने बात की है प्रोकेन में हमारे पास 2 कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप नहीं है, तो प्रोकेन की एडिक्शन लेबिलिटी कम है और प्रोकेन जो है वो बेसिकली उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी कम है और उसकी जो क्या कहते हैं हमारे पास पोटेंसी भी जो है कम है, लेकिन प्रोकेन के एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोकेन इन क्या है बेसिकली पैरामाइनो ग्रुप का ईस्टर है, सही है। अब जब ये बॉडी में जाएगा तो बॉडी में जाने की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो है वो ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा पैरामाइनो एसिड में और वो पेशेंट जो कि उससे सेंसिटिव होंगे उनके अंदर ये हाइपर सेंसिटिविटी
ये रिएक्शन जो है वो कॉज करेगा, सही है। यानी कि इसके जो एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रहे हैं वो हमारे पास इसके मेटाबोलाइट की वजह से जो आते हैं, सही है। सेकंड अगर हम बात करें तो अगर हम इसके नाइट्रोजन ग्रुप को देखें तो ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, और जब नाइट्रोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है तो उसकी जो हमारे पास एक्टिविटी होती है वो जो है वो लेस स्टेबल होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और अगर आप देखें तो इसमें टू नंबर जो वो नाइट्रोजन एटम्स है, यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन एटम है और एक ही नाइट्रोजन एटम है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की जो रिसेप्टर नॉन सेलेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, सही है। और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सेकंड अगर हम बात करें बेंजोकेन की, अगर आप बेंजोकेन में देखें तो सिमिलरली बेंजोकेन में ये वाला नाइट्रोजन जो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, लेकिन क्योंकि इसमें एक सेकंड नाइट्रोजन एटम मौजूद नहीं है, सही है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एज कम्पेयर टू दिस प्रोकेन जो है वो कम है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो जो है वो कम होगी। लेकिन साइड बाय साइड अगर हमने नाइट्रोजन एटम को यहाँ से रिमूव कर दिया, ये वाला नाइट्रोजन एटम हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या हुआ, इसकी जो एक्वस सॉलिबिलिटी है वो कम हो गई, वाटर सॉलिबिलिटी कम हो गई, और इसकी वजह से ये जो प्रिपरेशन है ये पेरेंट्रल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सही है। और सेकंड वाली बात है कि हम ये वाला जो ग्रुप है बेसिकली इसकी एक्वा सॉलिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाले ग्रुप को हमारे पास अब हमारे पास दो ग्रुप्स बचते हैं, एक हमारे पास तो चांस हट गया कि नाइट्रोजन एटम इसमें है ही नहीं, अमाइनो ग्रुप इसमें है ही नहीं, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इसकी एक्वा सॉलिबिलिटी कम हो गई। लेकिन हमारे पास दो ग्रुप्स और मौजूद है जहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है। लेकिन ये वाला जो नाइट्रोजन है NH2 है, बेसिकली अगर हम इसको एक्वस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा सॉल्ट फॉर्मेशन के अंदर। और ये वाली बात है जो साइड चेन है बेसिकली ये ऑलरेडी क्या ये लिपोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसको भी हम जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्यों बेंजोकेन हमारे पास की वाटर सॉलिबिलिटी कम है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक बेसिक एलिफेटिक अमाइनो ग्रुप मौजूद नहीं है, सही है। और सेकंड वाली बात है कि उसमें कोई ऐसा ग्रुप मौजूद नहीं है जो कि सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सके या सॉल्ट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए इसकी जो है वो लोकल इसलिए जो है वो इसकी क्या कहते हैं हमारे पास वाटर सॉलिबिलिटी जो है वो कम है। प्रोकेन की वाटर सॉलिबिलिटी अच्छी है, टेट्राकेन की भी वाटर सॉलिबिलिटी अच्छी है, लेकिन प्रोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम है और उसकी पोटेंसी कम है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों कम है, और उसकी टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है। टेट्राकेन की वाटर सॉलिबिलिटी अच्छी है, लेकिन टेट्राकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है और इसकी जो है वो पोटेंसी भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसके पास एन ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास जो इसकी जो लिपिड सॉलिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, और इसकी जो है वो क्या कहते हैं ड्रग से जो ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग है वो भी ज़्यादा है, और हमारे पास जो है वो इसका जो ज्यूटर आयन फॉर्मेशन का रेट है वो भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रोकेन। तो यहाँ पे आके हम इन तीनों को जो है वो हमने कंपेयर भी कर लिया, उनके रीजंस भी मालूम कर लिए, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंसेस भी देख लिए, इस सब में क्या है, सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं मेन प्रॉब्लम का ही मेन प्रॉब्लम अब हमारे पास ये है कि चलो हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कंट्रोल कर लिया, हमने पोटेंसी को कंट्रोल किया, लेकिन साइड बाय साइड हमारे पास जो है वो उस कंपाउंड के एलर्जिक रिएक्शंस भी आने लगे। तो हमारे पास क्या नीड हुई, हमारे पास इस बात की नीड हुई कि अब हम कोई ऐसा जो है वो एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो प्रिपेयर करें जिसका हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तो अच्छा हो, एनेस्थेटिक इफेक्ट तो अच्छे हो, लेकिन जो उसके एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो जो है वो कम हो। तो इस जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास नीड की वजह से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने हमारे पास जो है वो वॉन इलीवर और एडमेंट, सही है, एडमेंट, ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने जो है वो एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की, उन्होंने एक अल्कलॉइड को जो है वो आइसोलेट किया हमारे पास, जिसे हम जो है वो आइसोग्रेमिन कहते हैं, सही है। उन्होंने एक अल्कलॉइड को आइसोलेट किया, उन्होंने इस बात को आइसोग्रेमिन को आइसोलेट करके ये बात पता लगी कि आइसोग्रेमिन जो है वो भी एक एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, और उन्होंने इस आइसोग्रेमिन इनको जो है वो यूज किया लिग्नोकेन की जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं डिस्कवरी के लिए, सही है। मतलब जब आइसोग्रेमिन की आइसोलेशन हो गई तो हमारे पास लॉफ ग्रीन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो आइसोग्रेमिन को यूज करके लिग्नोकेन जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास प्रोड्यूस किया, और लिग्नोकेन इनसे फिर उन्होंने फर्दर डेरिवेटिव बनाया, लिडोकेन बनाया और जाइलोकेन बनाया, सही है। अच्छा, जब उन्होंने लिडोकेन बनाया तो लिडोकेन एक पहला एनेस्थेटिक एजेंट था जो है जिसकी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी अच्छा था, पोटेंसी भी अच्छी थी, एनेस्थेटिक इफेक्ट भी अच्छा था, वाटर सॉलिबिलिटी भी अच्छी थी, लेकिन उसके जो एलर्जिक रिएक्शंस थे वो बहुत कम थे। अब क्यों कम थे, अगर आप आइसोग्रेमिन के स्ट्रक्चर को देखें, और सबसे बड़ी बात है कि लिडोकेन जो है वो बेसिकली इस आइसोग्रेमिन का बायो आइसोस्टर एनालॉग है। बायो आइसोस्टर का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी ड्रग जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो और वो बॉडी में जाने के बाद सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट जो वो प्रोड्यूस करें। अब हमारे पास क्या है बेसिकली, अगर हम आइसोग्रेमिन को देखें और इस लिडोकेन को देखें, सही है,
तो ये जो आइसोग्रेमिन है और ये जो लिडोकेन है, ये जो है वो बेसिकली लिडोकेन जो है वो बेसिकली हमारे पास आइसोग्रेमिन का जो है वो ओपन चेन एनालॉग है। ये हमने इस चेन को, ये वाली जो बेसिकली ये जो चेन है, सही है, इसको जो है वो हमने ओपन कर दिया यहाँ पे लिडोकेन में। ये देखिए ये ओपन हो गई, ये पूरी ओपन हो गई, सही है। ये NH यहाँ पे भी मौजूद है, ये NH यहाँ पे भी मौजूद है। ये इसके दो, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये हमने दो कार्बन यहाँ पे शो कर दिए। सिर्फ फर्क क्या है, फर्क ये है कि हमारे पास लिडोकेन में अगर हम देखें तो लिडोकेन में हमारे पास ये अमाइड फंक्शनैलिटी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये NH ग्रुप है, या ये पायरॉल रिंग है, सही है, सही है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे पायरॉल रिंग है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है वो अमाइड फंक्शनैलिटी है। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो लिडोकेन में जो हमारे पास अमाइड फंक्शनैलिटी है, या जो आइसोग्रेमिन में पायरॉल रिंग है, वो जो है वो आइसोस्टर है किसका, अमाइड का, कि हमने आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट कर दी पायरॉल की विद अमाइड, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो, जिसकी वजह से हमारे पास लिडोकेन बन गया। अच्छा, अब लिडोकेन बायो आइसोस्टर क्यों है, क्योंकि लिडोकेन ओपन चेन एनालॉग है आइसोग्रेमिन का, मतलब ये ओपन फॉर्म में मौजूद है। जब लिडोकेन को हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद या बॉडी में जाने के बाद ये जो लिडोकेन होता है, ये अपने आप को इस ओपन चेन फॉर्म से जो है वो कन्वर्ट कर देता है, साइक्लाइज कर देता है, और जो है वो क्लोज में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइसोग्रेमिन से जो वो रिसेंबल करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से लिडोकेन जो है वो बायो आइसोस्टर है आइसोग्रेमिन का, सही है। अच्छा, अगर आप लिडोकेन को देखें तो लिडोकेन में क्या फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, सही है। जो हमने पीछे प्रोकेन पढ़ा, टेट्राकेन पढ़ा, बेंजोकेन पढ़ा, वो सब कौन से, वो अमाइनो ईस्टर डेरिवेटिव्स थे। ये क्या है, ये अमाइनो अमाइड डेरिवेटिव्स हैं, सही है, अमाइनो अमाइड डेरिवेटिव्स। और वो पीछे वाले कौन से थे, अमाइनो ईस्टर डेरिवेटिव्स, सही है। अच्छा, यहाँ पे हम ये बात करें कि हमारे पास जो लिडोकेन के एनालॉग्स हैं या जो आइसोग्रेमिन के एनालॉग्स हैं, उनकी जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो कम है प्रोकेन एनालॉग से। अब ऐसा क्यों है, मतलब अब इसका रीजन को हम जस्टिफाई करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रोकेन है, सही है, ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है इस पे, इसमें कोई अमाइड ग्रुप नहीं होता प्रोकेन में ना, सही है। ये हमारे पास दो इथाइल CH2 लग जाएंगे, और ये नाइट्रोजन जो है इसके पास भी दो इथाइल थे, सही है। अब अगर आप देखें तो ये अमाइनो ईस्टर है और ये अमाइनो अमाइड है, सही है। अच्छा, अब हम लिडोकेन को और प्रोकेन एनालॉग्स को कंपेयर करें कि लिडोकेन की जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं वो प्रोकेन से जो है वो कम क्यों आ रहे हैं, और प्रोकेन के एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा क्यों है, सही। सबसे बड़ी बात अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो नाइट्रोजन ग्रुप जो इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और हमने ये वाली बात की थी कि जब नाइट्रोजन जो है वो एरोमेटिक रिंग से जो डायरेक्टली अटैच होता है वो जो है वो लेस स्टेबल होता है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब जब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा है, उसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, और वो ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन आइटम जो है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं है, सही है, जैसे कि प्रोकेन में था। तो इसी वजह से इसकी जो क्या कहते हैं हमारे पास टॉक्सिसिटी है वो एज कम्पेयर टू द हमारे पास प्रोकेन एनालॉग्स जो है वो कम है। और अगर आप यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन आइटम है बेसिकली वो हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो रिंग के जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास विद इन द रिंग मौजूद है, हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब जो भी नाइट्रोजन हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है जिसकी एक्टिविटी होती है वो कंट्रोल हो जाती है और वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है, सही है। क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसी वजह से इसकी जो एलर्जिक रिएक्शंस है और जो टॉक्सिसिटी है वो कम है। लेकिन एज कम्पेयर टू द प्रोकेन एनालॉग, क्योंकि प्रोकेन एनालॉग में जो बेंजीन के साथ अमाइनो ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ है और वहाँ पर जो है वो उसकी रिसेप्टर सेलेक्टिविटी जो वो कम है, उसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ रिसेप्टर बाइंडिंग है वो ज़्यादा है। यहाँ पे इसकी रिसेप्टर सेलेक्टिविटी ज़्यादा है, लिमिटेड रिसेप्टर से बाइंड करेगा। लिडोकेन और आइसोग्रेमिन और प्रोकेन लिमिटेड रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता, इसकी वजह से जो है वो प्रोकेन के जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द लिडोकेन एंड आइसोग्रेमिन। क्यों? क्योंकि लिडोकेन और आइसोग्रेमिन में जो नाइट्रोजन है वो हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोकेन है उसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जो है वो अटैच है, सही है। एक तो ये रीजन हो गया। सेकंड, अगर हम सेकंड वाले नाइट्रोजन को देखें जो यहाँ पे मौजूद है, सही है, और प्रोकेन में अगर हम दूसरे नाइट्रोजन को देखें, सेकंड वाली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास नेबरिंग साइड से जो है वो कवर हुआ हुआ है, सही है। अब जब ये नेबरिंग साइड से कवर हुआ हुआ है तो हमारे पास क्या है, जो नेबरिंग साइड चेन्स है ये इस नाइट्रोजन को भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास प्रोटेक्ट करके रखेंगी, सही है।
तो ये वाली बात भी जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सटर्नल जो नाइट्रोजन है, ये एक एक्सटर्नल नाइट्रोजन है, ये इंटरनल नाइट्रोजन है, सही है। ये इंटरनल नाइट्रोजन है, ये एक्सटर्नल नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन जो कि रिंग का पार्ट बना हुआ है, वो नाइट्रोजन जो कि बाहर है। प्रोकेन में भी अगर हम देखें तो एक एक्सटर्नल नाइट्रोजन था, एक जो है वो नाइट्रोजन जो कि बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच था। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन था, दोनों में नाइट्रोजन मौजूद है, सही है, दोनों में सेम नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन हेटेरोएटम की फॉर्म में प्रेजेंट है और जो नेबरिंग साइड चेन उसको कवर कर रही है, वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो नाइट्रोजन है जब वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हुआ तो वो कम स्टेबल हो गया, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गई, उसकी हाइपर एक्टिव हो गया वो, और वो जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास ज़्यादा एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करने लगा एज कम्पेयर टू द लिडोकेन, सही है। इसी वजह से प्रोकेन के जो एलर्जिक रिएक्शन है वो लिडोकेन से ज़्यादा है, क्योंकि प्रोकेन के में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच है, वो हेटेरोएटम की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन लिडोकेन और आइसोकेमिन में नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली जब वो बेंजीन के साथ अटैच नहीं है, वहां पर वो हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वो हेटेरो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसकी जो हमारे पास रिएक्टिविटी है और उसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं वो है रिएक्टिविटी, और उसकी जो एक्टिविटी है वो कम है, और उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग सेलेक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, सही है। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि ऐसा जो है वो ये जो है वो हो रहा है, सही है। अच्छा, और सेकंड वाली बात ये है कि हमारे पास जो लिडोकेन है उसका जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी जो है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास ये साइड चेन लगी हुई है, इस लिडोकेन के जो नाइट्रोजन है इसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं हमारे पास जो है वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म से, सही है। और सेकंड वाली बात ये है कि हमारे पास ये जो अमाइड ग्रुप है ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द ईस्टर ग्रुप, सही है। ईस्टर जो है वो जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाता है, और ये जो अमाइड ग्रुप में बेसिकली ये जो है वो क्या कहते हैं, हमारे पास इतनी जल्दी जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, ये स्टेबल ग्रुप है, इस वजह से भी ये कंपाउंड जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द अमाइनो ईस्टर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आगे हमने ये बात डिस्कस कर ली। अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये बात डिस्कस हुई कि चलो हमने जो है वो क्या कहते हैं ऐसे डेरिवेटिव्स बना लिए जिनमें हमारे पास जिनकी पोटेंसी अच्छी थी, जिनकी वाटर सॉल्युबिलिटी अच्छी हो गई, जिनके एलर्जिक रिएक्शंस नहीं है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा जो है वो पोटेंट कंपाउंड बने। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो क्या किया, जो साइड में जो हमारे पास क्या कहते हैं NCH3 2, या फिर हमारे पास C2H5 का ग्रुप लगा हुआ था, मतलब जो एलिफेटिक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ था, जो ए साइक्लिक था, सही है, जिसमें कोई साइक्लाइजेशन मौजूद नहीं थी, टर्शरी ग्रुप था। जैसे हमारे पास ये जो है, अगर हम उसको देखें हमारे पास, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप था बेसिकली ये हमारे पास एक CH3 ग्रुप से लगा हुआ था, सही है। यहाँ पे भी CH3 ग्रुप था आइसोग्रेमिन में, सही है। और लिडोकेन में क्या था, लिडोकेन में C2H5 था, सही है। अगर हम इस नाइट्रोजन को देखें तो ये नाइट्रोजन क्या है, ये एलिफेटिक की फॉर्म में मौजूद नहीं है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, और ये किस फॉर्म में मौजूद है, टर्शरी फॉर्म में मौजूद है, 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच हुआ है, सही है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने और ज़्यादा पोटेंट एनाल्जेसिक्स बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बनाने के लिए, और कम टॉक्सिसिटी के एनाल्जेसिक्स बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ए साइक्लिक टर्शरी अमाइन को जो है वो रिप्लेस कर दिया साइक्लिक टर्शरी अमाइन से। देखिए ये साइक्लिक टर्शरी अमाइन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये वाली चेन नहीं है। अगर आप पीछे देखें तो ये देखें, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जो एलिफेटिक ए साइक्लिक जो टर्शरी अमाइन था उसको उन्होंने साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। मॉडिफिकेशन अब उन्होंने यहाँ की, सही है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये वाला ग्रुप था इसको हटा के क्या किया, साइक्लिक टर्शरी अमाइन स्ट्रक्चर लगा दिए। देखिए ये भी साइक्लिक टर्शरी अमाइन स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक टर्शरी अमाइन स्ट्रक्चर है। एक और जिसकी वजह से हमारे पास दो डेरिवेटिव बने, एक मैपीवा केन बना, एक ब्यूपीवा केन बना। अगर आप मैपीवा केन को देखें तो मैपीवा केन में सिर्फ यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ब्यूपीवा केन में देखें तो इसमें कितनी लगी हुई, कितनी ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं 1 2 3 4, ये फर्दर N बिटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब क्या हुआ, अगर हम मैपीवा केन और ब्यूपीवा केन को कंसिडर करें तो इसमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है, इसमें बिटाइल ग्रुप मौजूद है। तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ज़्यादा कार्बन है इसमें। जब 3 टाइम्स ज़्यादा कार्बन है तो इसकी जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो गई, और जब इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पोटेंट हो गया, ज़्यादा पोटेंट हुआ, इसका ड्यूरेशन एक्शन भी अच्छा हो गया। तो ये वाली बात हम यहाँ पे डिस्कस करें कि साइंटिस्ट ने क्या किया, लिडोकेन में से टर्शरी जो हमारे पास ए साइक्लिक अमाइनो साइड चेन थी उसको रिमूव करके
साइक्लिक चेन लगा दी, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है वो पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट्स बने, मेपिवाकेन बुपिवाकेन बने, और ये जो है वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं, इनके टॉक्सिक इफेक्ट कम होते हैं और इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है। सही है। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का कंपाउंड होता है वो हमारे पास रोपीवाकेन होता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको। सही है। अच्छा, तो हमने ये बात की कि हमारे पास पहले हमने, अगर हम हिस्ट्री को फिर से डिस्कस करें, सिर्फ एक कोई रिव्यू लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोका लीफ से यूज़ किया जाने लगा यूरोपियन कल्चर में। कोका लीफ में से फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे नीमैन, उन्होंने कोकेन आइसोलेट किया, फिर कोकेन को चेक किया गया एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स के ऊपर। फिर एक्सपेरिमेंटल मॉडल से ये बात पता लगा गया कि आप कोकेन को यूज़ कर सकते हैं एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर। फिर कोलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारे पास कोकेन को सबसे पहले एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया आई सर्जरी के अंदर। फिर डिग्रेडेशन स्टडीज स्टार्ट हुई, कोकेन इनकी डिग्रेडेशन स्टडी चेक की गई। फिर ये बात भी पता लगाई गई कि कोकेन का स्ट्रक्चर जो है एट्रोपिन से सिमिलर है, तो एट्रोपिन भी एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर दो कंपाउंड आए, एक कोकेन आया और एक हमारे पास एट्रोपिन आया। तो हमने क्या किया, हमने कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज चेक की और एट्रोपिन की डिग्रेडेशन स्टडीज की। जब हमने कोकेन की डिग्रेडेशन स्टडीज चेक की तो हमें पता चला कि कोकेन बेंजोइक एसिड में, इगोनिन में और मिथानॉल में कन्वर्ट होता है। और एट्रोपिन की स्टडीज चेक की तो एट्रोपिन ट्रोपिक एसिड में और ट्रोपेनिन में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो हमने क्या किया, हमने मिथानॉल को स्किप कर दिया क्योंकि मिथानॉल को यूज नहीं किया। हमने क्या किया, हमने बेंजोइक एसिड और इगोनिन के डेरिवेटिव्स बनाए। इस तरह से हमने एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स बनाए। जब हमने बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव बनाए तो हमारे पास एक डेरिवेटिव आया बेंजोइल ट्रोपिन, और जब हमने एट्रोपिन के जरिए डेरिवेटिव बनाए तो हमारे पास होमाट्रोपिन आया। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया कि होमाट्रोपिन का जो इरिटेशन इफेक्ट है वो जो है वो कम है, उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट अच्छा है, लेकिन जो बेंजोइल ट्रोपिन है उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा है और उसकी इरिटेशन भी ज़्यादा है। वो हमने रीजन डिस्कस कर लिया ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। बेंजोइल ट्रोपिन हाइड्रोलाइज होने के बाद वापस से बेंजोइक एसिड देगा, होमाट्रोपिन हाइड्रोलाइज होने के बाद बेंजोइक एसिड नहीं देगा, वो कुछ और कंपाउंड देगा जिसकी जो इरिटेशन पोटेंशियल है वो एज कम्पेयर टू द बेंजोइल ट्रोपिन जो है वो कम है। सही है। फिर हमने बात पता लगा कि बेंजोइल ट्रोपिन जो वो एनेस्थेटिक इफेक्ट तो ज़्यादा दे रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट भी ज़्यादा, इरिटेशन भी उसकी ज़्यादा है, लेकिन उसका जो एडिक्शन लिएबिलिटी है वो कम है, क्योंकि कोकेन को यूज़ करने की वजह से क्या थी, एडिक्शन हो रही थी। तो एडिक्शन लिएबिलिटी कम हो गई। तो हमने क्या किया, हमने इस बात को कंक्लूड किया कि अगर हम कोकेन से 2 कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप रिमूव कर देंगे तो उसकी जो एडिक्शन पावर होगी वो खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर हम ऐसे एनेस्थेटिक बनाएं जिसमें हमारे पास 2 कार्बोमिथॉक्सी ग्रुप नहीं होगा तो वो एडिक्शन कॉज नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से हमने क्या बनाया, प्रोकेन बनाया। लेकिन प्रोकेन के साथ मसला क्या था कि प्रोकेन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम था, उसकी पोटेंसी कम थी, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसका एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ज़्यादा था। सही है। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और पोटेंसी को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रोकेन के फर्दर एनालॉग्स बनाए जिसमें हमने टेट्राकिन और बेंजोकिन बनाया। टेट्राकिन बनाया तो टेट्राकिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा था, उसकी पोटेंसी भी ज़्यादा थी, और वो एक्वस फॉर्म में भी अवेलेबल था, पेरेंटल फॉर्म में भी अवेलेबल था। लेकिन जो हमने बेंजोकिन बनाया, क्योंकि उसमें एलिफेटिक अमाइनो ग्रुप मौजूद नहीं था, तो उसकी जो उसके एनेस्थेटिक इफेक्ट तो अच्छे थे, उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम थी, लेकिन वो वाटर सॉल्युबल नहीं था, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी कम थी, वो पेरेंटल प्रिपरेशन में अवेलेबल नहीं था। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आई प्रोकेन एनालॉग्स को यूज़ करते हैं वो क्या आई, वो आई हमारे पास जो है वो एलर्जिक रिएक्शन की। अब हमें एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करना है, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो फिर हमें आइसोग्रेविन मिला, आइसोग्रेविन से हमने लिडोकिन बनाया, लिडोकिन से फिर हमारे पास हमने जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट जो है वो फिर डेरिवेटिव्स बनाए, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं जिसमें हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, फिर हमने लिडोकेन के डेरिवेटिव्स बनाए, जिसमें हमारे पास मेपिवाकेन ब्यूपिवाकेन बना। लिडोकेन की जो एलर्जिक रिएक्शंस थे वो जो है वो कम थे एज कम्पेयर टू द क्या कहते हैं हमारे पास प्रोकेन एनालॉग्स, वो हम डिस्कस कर चुके, क्योंकि लिडोकेन में जो हमारे पास हेटेरो एटम लगा हुआ है वो जो नाइट्रोजन है वो हेटेरो एटम की प्रेजेंस में मौजूद है, वो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। फिर हमने क्या किया, हमें और ज़्यादा पोटेंट कंपाउंड थे, तो हमने क्या किया, हमने जो साइट पे जो लिडोकेन के जो ए साइक्लिक टर्शरी अमाइनो ग्रुप था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक टर्शरी अमाइनो ग्रुप के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास और ज़्यादा पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट बने। तो यहाँ आके हमने एनेस्थेटिक एजेंट की हिस्ट्री को अच्छी तरह से जो है वो डिस्क्राइब कर लिया कि हमारे पास दो मेजर क्लासेस आई हमारे पास, एक अमाइनो ईस्टर्स और अमाइनो अमाइड्स। अमाइनो ईस्टर्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, प्रोकेन, टेट्राकीन, बेंजोकेन, और अमाइनो अमाइड्स में हमारे पास कौन से आते हैं, अमाइनो अमाइड्स में हमारे पास आते हैं लिडोकेन, लिग्नोकेन, लिडोकेन, जाइलोकेन, इसके अलावा मेपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन, रोपिवाकेन। तो ये सब जो है वो ज़्यादा है, और अमाइनो अमाइड ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू द अमाइनो ईस्टर्स।
सही है, क्योंकि उनकी पोटेंसी, उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उनकी एक्वा सॉल्युबिलिटी, उनका इरिटेशन पोटेंशियल कम है। सही है, लेकिन अमाइनो अमाइड्स के साथ मसला क्या है कि वो सीएनएस टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लिडोकेन जब मेटाबोलाइज होता है या अमाइनो अमाइड जब मेटाबोलाइज होते हैं, वो कुछ ऐसे मेटाबोलाइट फॉर्म करते हैं जो कि हमारे पास ब्रेन पे जाके जो है वो डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। पहले डिप्रेशन होती है, फिर एक्साइटमेंट वगैरह कॉज भी करवा सकते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं, सिडेशन कॉज कर सकते हैं। तो ये वाली बात हम आगे डिस्कस करेंगे अपने एसएआर के अंदर। तो ये सारी क्लासेस ऑफ जो है वो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है। अमाइनो ईस्टर्स हैं जो कि प्रोकेन एनालॉग्स कहलाते हैं, अमाइनो अमाइड्स हैं जो कि लिडोकेन एनालॉग्स कहलाते हैं, अमाइनो ईथर्स होते हैं, अमाइनो कीटोन्स होते हैं। अल्कोहल को भी हम इस्तेमाल करते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर, और फिनोज भी इस्तेमाल होते थे लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर। सही है। अच्छा, अब हम एसएआर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और फिर अपने इस जो है वो क्या कहते हैं चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम, और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस सही कीजिएगा, डिफरेंसेस को सही से जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज।